हेलो गाइज, मेरा नाम है सत्यजीत सरकार और आप सभी को हमारे चैनल सरकार सर एकेडमी में स्वागत है। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज। जो फॉर्मूलेज हमारे सिर्फ एक आध चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में नहीं, काफी सारे चैप्टर्स में यूज होता है। तो चलिए गाइज बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो गाइज अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखने वाले हैं। और गाइज ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये हमारा पूरा का पूरा 11 क्लास से निकला हुआ है और कुछ फॉर्मूलेज हम लोग 12 के भी बताने वाले हैं। और गाइज यकीन मानिए ये फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग को ये फॉर्मूलेज नहीं आया तो 12th क्लास के आपको काफी सारे चैप्टर छोड़ने पड़ जाएंगे, क्योंकि इन फॉर्मूलेज के बिना आप वो चैप्टर कर ही नहीं सकते। तो गाइज आप लोगों को ये पूरे के पूरे फॉर्मूले बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लेना है, एकदम अच्छी तरीके से आप लोगों को याद कर लेना है। तो चलिए गाइज बिना देरी के देखते हैं अभी हम लोगों का ये वाले फॉर्मूलेज। अब देखिए सबसे पहले क्या बोले, हमारे पास इस तरह से एक ट्राइंगल गिवन है। कौन सा ट्राइंगल है? राइट एंगल ट्राइंगल है। अब जाना पहचाना होगा आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखिए कि अगर हमारे पास इस तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो अपन लोग यहाँ पे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से कुछ वैल्यूज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम लोग को ये फिक्स्ड है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या रहेगा? इसका हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, अगर मैंने इन दोनों रिमेनिंग एंगल्स में से एक को थीटा कंसीडर कर लिया, जैसे इमेजिन कर लीजिए मैंने इस वाले एंगल को क्या कंसीडर कर लिया है? थीटा। अगर ये मेरा थीटा है तो इसके सामने वाला जो साइड रहेगा वो मेरा क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। और इसके बाजू वाले दोनों साइड में से एक तो हाइपोटेनस फिक्स्ड है और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट। अगर इनकेस थीटा मेरा यहाँ होता तो अपोजिट कौन होता है? ये वाला, और एडजेसेंट कौन होता है? इसके बाजू वाला। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का हमारा कुछ राइट एंगल ट्राइंगल का लॉजिक रहता है। अब यहाँ पे अगर मैंने फॉर्मूले की बात किया तो क्या रहता है? सबसे पहला साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपन हाइपोटेनस। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला अपोजिट अपन हाइपोटेनस, उसी का रेसिप्रोकल कौन है? कोसेक है। कोसेक का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनस अपन अपोजिट। सीधा सा लॉजिक है, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन। साइन का अपोजिट अपन हाइपोटेनस, कोसेक का हाइपोटेनस अपन अपोजिट। कॉस का अगर बात करें तो कॉस में देखिए क्या बोले? एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस का रेसिप्रोकल, हाइपोटेनस अपन एडजेसेंट, इधर इसका रेसिप्रोकल ये हो गया। टैन का देखिए रेसिप्रोकल कॉट और कॉट का देखिए रेसिप्रोकल टैन। देखिए इन कंसेप्ट के ऊपर से यहाँ पे भी फॉर्मूलेज बनने वाले हैं, तो बस ध्यान में रखिए साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट और कॉट का टैन। और उसी की मदद से अपन लोग ये भी बता सकते हैं अपोजिट अपन हाइपोटेनस बोले। अब अपोजिट अपन हाइपोटेनस मतलब इधर क्या होने वाला है? तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा के लिए अपोजिट कौन है? इसके लिए अपोजिट कौन है? ए बी। और यहाँ पे हाइपोटेनस कौन है? तो हाइपोटेनस कौन है? ए सी। सीधा सा लॉजिक। अब यहाँ पे अगर मैंने बोला कॉस थीटा के लिए एडजेसेंट कौन है? तो एडजेसेंट कौन है? बी सी। अपन हाइपोटेनस कौन है? तो हाइपोटेनस कौन है? ए सी। सेम वैसे टैन थीटा के लिए अगर बोले तो टैन थीटा के लिए कौन है? अपोजिट। अपोजिट बोले तो कौन है हमारा? ए बी। और उसी तरह से एडजेसेंट हमारा कौन है? बी सी। और उसके बाद अगर मैंने कॉट के लिए बोला तो कॉट के लिए क्या रहेगा? एडजेसेंट, एडजेसेंट हमारा है बी सी। और उसके बाद अपोजिट हमारा कौन है यहाँ पे? तो अपोजिट हमारा क्या है? ए बी। अब यहाँ पे देखिए सीधा सा लॉजिक, कॉट हमारा टैन का रेसिप्रोकल, ए बी अपन बी सी का रेसिप्रोकल, बी सी अपन ए बी। वैसे सेक के लिए हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं बी सी अपन ए सी का रेसिप्रोकल, ए सी अपन बी सी। और कोसेक के लिए हमारा क्या रहेगा? ए बी अपन ए सी का रेसिप्रोकल, ए सी अपन ए बी। तो ये हमारे सबसे पहले वाले फॉर्मूलेज हो गए। देखिए 8th 9th क्लास में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, 8th 9th 10th 11th क्लास में भी देखे, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हम लोग एकदम लोअर क्लास से देखते आ रहे। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों को ना ये जो सीक्वेंस है ना ये याद नहीं रहता, तो इसको याद करने का एक तरीका है, मैंने अपनी क्लास में सीखा था जब मैंने 8वीं 9वीं किया था। अब यहाँ पे देखिए लॉजिक किस तरीके का होता है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन है हमारे पास? साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब यहाँ पे देखिए मैं कुछ इस तरह से इसको इस डायरेक्शन पे और इसको इस डायरेक्शन पे भेजूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखिए मैं बोलूँगा ओ, यहाँ क्या होगा? ओ। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? आ। और उसके बाद होगा ओ आ। अब देखिए ये सीक्वेंस याद रखेंगे ना, ओ आ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे साइन के लिए अपोजिट अपन हाइपोटेनस, कॉस के लिए एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, टैन के लिए अपोजिट अपन एडजेसेंट, कॉट के लिए एडजेसेंट अपन अपोजिट, सेक के लिए हाइपोटेनस अपन एडजेसेंट, कोसेक के लिए हाइपोटेनस अपन अपोजिट। तो आपको बस एक ही चीज याद रखना है यहाँ पे, कौन? ओ आ और वा, इतना याद रखेंगे ये याद हो जाएगा।
चलिए अगला वाला देखते हैं, फंक्शन रिलेशन। अब फंक्शन रिलेशन में क्या है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और इसका हम लोग को रिलेशन बनाना है। अब रिलेशन किस तरीके से बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास साइन थीटा दिख रहा है, हमको पता है साइन, जैसे अभी भी बताया था, साइन जो है वो मेरा रेसिप्रोकल है, किसका रेसिप्रोकल है, तो साइन मेरा कोसेक का रेसिप्रोकल है, कोसेक मेरा साइन का रेसिप्रोकल है। तो सीधा सा फॉर्मूला बनता है, साइन का फॉर्मूला 1 अपन कोसेक थीटा और कोसेक का फॉर्मूला 1 अपन साइन थीटा, सीधा सा लॉजिक। सेम उसी तरह से अगर कॉस और सेक की बात करें तो मैंने यहाँ पे बताया था कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। कॉस का फॉर्मूला क्या रहेगा 1 अपन सेक थीटा, तो आप डायरेक्टली बता सकते होंगे, और सेक का फॉर्मूला क्या रहेगा 1 अपन कॉस थीटा। आप बोलोगे सर लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, देखिए गाइज लोअर क्लासेस में भले ही हमने पढ़े हैं लेकिन हायर क्लासेस में भी इसका बहुत यूज है, इसलिए याद करना है। मैं आप लोग को पूरे के पूरे फॉर्मूलेस बता रहा हूँ, आप बस अच्छे से याद करके रखिए। tan का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो tan के लिए होगा 1 अपन कॉट, क्योंकि हमारा tan जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल, कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल। tan बोले तो 1 अपन कॉट थीटा और कॉट बोले तो कितना रहेगा 1 अपन tan थीटा। अब देखिए ये हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन हो गया। अब यहाँ पे एक और दो एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज रहते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला कैसा बनता है, जैसे इधर एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज है कुछ इस तरह से। tan का फॉर्मूला बनता है एक साइन थीटा अपन कॉस थीटा, और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे tan का 1 अपन कॉट तो होता ही है, साथ ही साथ साइन अपन कॉस भी लिख सकते हैं। हमको पता है कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल, अगर ये साइन अपन कॉस तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। तो हम लोग को ये फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये देखिए हमारा फंक्शन रिलेशन वाले कुछ फॉर्मूलेज है, बहुत अच्छे से याद करके रखिए। अब यहाँ पे देखिए गाइस, कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग हमारे बुक में देखते तो सीक्वेंस हमारा थोड़ा अलग दिखता है, जैसे यहाँ पे साइन कॉस टैन है, फिर होता है कोसेक सेक कॉट। देखिए गाइस यहाँ पे कोसेक सेक कॉट लिखे, कॉट सेक कोसेक लिखे, एक ही बात है। बहुत लोग यहाँ पे साइन कॉस टैन के बाद कोसेक सेक कॉट लिखते हैं, बहुत लोग यहाँ पे कॉट सेक कोसेक लिखते हैं। कोई भी सीक्वेंस फॉलो कीजिए चलेगा, बस फॉर्मूले गलत मत लिख दीजिएगा। अगर कोसेक यहाँ पे लिख रहे हैं तो कोसेक का वैल्यू होना चाहिए, अगर कॉट यहाँ पे लिख रहे हैं तो कॉट का वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए। तो ये दोनों आपको बहुत सारे बुक्स में या फिर काफ़ी जगहों में आपको अल्टरनेटली दिखेगा, तो याद करके रखिए। इसके बाद देखिए अगला है पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। अब देखिए ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने एकदम लोअर क्लास में पढ़े हैं, 10th क्लास वगैरह में भी देखे थे। फॉर्मूले कैसा था, अगर मैंने इमेजिन कीजिए लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका वैल्यू हमारा कितना होता है 1 होता है। सीधा सा लॉजिक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1। सेम उसी तरह से हमारा दो और फॉर्मूलेज बनते हैं। फॉर्मूला क्या है अगला, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना रहता है 1। और उसके बाद अगला हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1। अब यहाँ पे देखिए इन फॉर्मूलेस की मदद से हम लोग कुछ और फॉर्मूलेस भी बना सकते हैं। फॉर्मूलेस कैसा रहता है, तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ और फॉर्मूलेस बनाऊंगा, जैसे इसको लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बोला तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सीधा सा लॉजिक। सेम उसी तरह से ये वाला फॉर्मूला इसमें भी बनता है। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू बोला तो कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और वैसे अगर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा तो ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगेगा। सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस टैन स्क्वायर थीटा उधर गया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और अगर मैंने बोला टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, तो +1 उधर जाएगा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए ये फॉर्मूलेज भी आपको याद रखना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लोगों ने ये 3 फॉर्मूलेज याद कर लिए तो बाकी के तो याद करने की गरज ही नहीं। बिल्कुल गरज नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग जब एग्जरसाइज में इसका यूज़ करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चंस करते वक्त इसका यूज़ करेंगे, तो हम लोगों को क्या होता है कि ये फॉर्मूलेज अचानक से हम लोग को यूज़ करने की गरज पड़ जाती है। जैसे क्वेश्चन में अचानक से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनता दिख रहा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बनता दिख रहा। अगर आप लोगों ने ऑल फॉर्मूलेज याद नहीं किया ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, अरे ये कहाँ है, क्या है, कैसे है। तो यहाँ पे ना आप लोग सीधा सीधे ऐसे 3 फॉर्मूलेज याद करके निपटा मत दीजिए, बाकी के भी फॉर्मूलेज याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप याद कर लेंगे ना तो नुकसान कुछ नहीं है, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। तो ये फॉर्मूलेज आप लोग याद कर लीजिए। ये हो गया पहले सेट के फॉर्मूले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट वाले फॉर्मूले देखते हैं। क्या बोले अगला, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं रेंज की। अब रेंज मतलब क्या होता है, तो देखिए हम लोग को पता है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। अब यहाँ पे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका एक कुछ लिमिटेशन है, वो कितना ही कोशिश कर ले एक पर्टिकुलर नंबर के बाहर वो नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे कैसा है, जैसे साइन और कॉस का हम लोग एंगल कितना ही ले ले वो हमारा एक पर्टिकुलर नंबर के बीच में ही रहेगा, उसके बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। तो वो जो हो गया उसका क्या हो गया, रेंज हो गया, मतलब वो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर में ही आएगा। तो ऐसे रेंज देखना मतलब हम लोग क्या कहते हैं, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे ना हमारे दो के जोड़ी में जैसे साइन और कॉस का रेंज हमारा सेम होता है, टैन और कॉट का रेंज हमारा सेम होता है, सेक और कोसेक का रेंज हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले अगर मैंने साइन का रेंज बोला तो साइन का रेंज क्या होता है, तो साइन का रेंज हमारा होता है -1 से 1 तक। यानी साइन कितना ही कोशिश कर ले वो कभी भी -1 से छोटा नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप लोगों को कभी भी, जैसे अगर आप इमेजिन कीजिए सॉल्व करते हुए साइन थीटा के 2 वैल्यू निकले, एक वैल्यू निकला आपका 1 और एक वैल्यू आपका निकला 2। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से कौन सा वाला आपका फाइनल आंसर रहेगा, तो हम सीधा सीधे बोलेंगे साइन का वैल्यू 2 कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको पता है साइन तो -1 से 1 के बीच होता है। तो यानी कि ये वाला हमारा पूरी तरह से क्या होगा, निग्लेक्ट हो जाएगा। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग किसको फाइनल करेंगे, 1 को फाइनल करेंगे। तो ये होता है रेंज का कंसेप्ट। साइन कितना ही कोशिश करे वो कभी भी -1 से छोटा नहीं हो पाएगा और 1 से बड़ा नहीं हो पाएगा। अब जैसे कि मैंने बोला साइन के लिए सेम टू सेम कॉस के लिए, क्योंकि मैंने बताया कि दो के जोड़ी में है, साइन का रेंज जो है कॉस का रेंज भी डिक्टो वही होता है। यानी कॉस का रेंज में हमारा क्या रहता है, -1 से 1 तक। अब ये हमारा क्या हो गया, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस का रेंज। वही अगर मैंने टैन और कॉट का रेंज की बात किया तो टैन और कॉट क्या होता है, पूरा का पूरा कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है। मतलब पूरा का पूरा नंबर लाइन में कितने भी नंबर्स हो जाए वो सबके सब कवर कर लेगा, कौन, टैन और कॉट। तो अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखिए टैन और कॉट, टैन और कॉट की बात करते हैं तो टैन और कॉट पूरे के पूरे रियल वैल्यू दे सकते हैं। अब देखिए सबसे बड़ा रियल नंबर कौन है हमारे लिए, तो हमको पता है इन्फिनिटी है। सबसे छोटा कौन है, -इन्फिनिटी है। तो यानी टैन और कॉट की अगर बात करें तो वो हमारा क्या रहेगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच ही आएगा, उसके बाहर क्या आएगी, वो छोड़ा यहाँ पे इन्फिनिटी मतलब सबसे बड़ा नंबर हो गया, उसके कौन सा बाहर जाने वाला है। तो टैन और कॉट जो है हमेशा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक आता है। अब इसके बाद देखिए अगला वाला कौन है, तो सेक और कोसेक। अब सेक और कोसेक का रेंज बिल्कुल सेम है। और सेक और कोसेक का रेंज कैसा होता है, तो सेक और कोसेक का रेंज देखिए, सेक और कोसेक में सेक और कोसेक, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब इसकी बात करते तो ये कैसा रहता है, -1 से छोटा, -1 से छोटा, और साथ ही साथ क्या रहता है, सेक और कोसेक 1 से बड़ा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सेक और कोसेक की बात करें तो वो हमेशा क्या रहता है, -1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा होता है, उसके बीच के नंबर वो कभी भी नहीं ले सकता। तो आप ध्यान में रखिए। देखिए मैं आपको एक नंबर लाइन के थ्रू आपको ये चीज़ समझा देता हूँ। जैसे अगर इमेजिन कीजिए मैंने एक ऐसा नंबर लाइन निकाला, अब देखिए ये मैंने एक नंबर लाइन निकाला, अब हम लोगों का ये 0 से इस तरफ पॉजिटिव जा रहा है, 0 से इस तरफ नेगेटिव जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर तक जाते जा रहा है। अगर मैंने आप लोगों को रेंज की बात किया तो यहाँ पे कैसा है, साइन और कॉस जो है वो हमेशा -1 से 1 के बीच होता है, उसके बाहर कभी नहीं जाता। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए साइन और कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, साइन और कॉस का रेंज है -1 से 1 तक। वही अगर मैंने आपको सेक और कोसेक की बात किया तो सेक और कोसेक ने क्या किया, -1 से छोटा, मतलब -1 यहाँ से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकता है, और सेम वैसे ही 1 से लेकर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, ये किसका रेंज है, हमारा सेक और कोसेक का रेंज होता है। ठीक है, ये किसका रेंज है, सेक और कोसेक का रेंज है कि वो हमेशा क्या रहता है, -1 से -इनफाइनाइट तक और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जा सकता है। और वही अगर मैंने आपको टैन और कॉट की बात किया तो टैन और कॉट के लिए क्या है, पूरा का पूरा नंबर लाइन उसके लिए पड़ा हुआ है, वो पूरे नंबर लाइन का कोई भी वैल्यू ले सकता है, कौन, टैन और कॉट। ध्यान में रखिए इस तरीके का हमारा कुछ कंसेप्ट रहता है, याद करने के लिए काफ़ी बेहतर है। अगर आप लोगों को इस तरह से रेंज याद करने में दिक्कत है, ये याद कर लेंगे ना तो पट से हो जाएगा। आप लोग समझ जाएंगे कि साइन और कॉस -1 से 1 तक,
सेक और कोसेक -1 से छोटा 1 से बड़ा, और टैन और कॉट हमारा क्या है, पूरा का पूरा नंबर लाइन मतलब और रियल वैल्यू। अब इसको लिखने का एक और तरीका होता है, और एक तरीका कैसा है, हम लोग देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना नहीं बोलते अपन लोग, जब भी हम लोग किसी बुक वगैरह में देखेंगे ना, कभी इस तरह से रेंज लिखा नहीं मिलेगा, हम लोगों को ब्रैकेट्स के फॉर्म में लिखा मिलता है। मतलब वहां पे हम लोग जब रेंज देखते हैं कभी भी, तो रेंज हमारा कुछ इस तरीके से लिखा मिलता है। जैसे कैसे अपन लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे साइन या कॉस की बात करें, साइन थीटा और कॉस थीटा की बात करें, तो इनका रेंज कैसा है, बिलोंग्स टू -1 से 1। अब इसका मतलब क्या है कि वो -1 से 1 तक के बीच का कोई भी वैल्यू ले सकता है। ध्यान में रखिए यहाँ पे ये मेरा क्या है, क्लोज्ड ब्रैकेट है। क्लोज्ड ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे क्या रहता है, -1 और 1 खुद भी इंक्लूड है इसमें, मतलब साइन और कॉस -1 से 1 तक के बीच का कोई भी वैल्यू ले सकता है, इंक्लूडिंग -1 एंड 1। वही अगर मैंने टैन और कॉट के लिए बोला, तो टैन और कॉट के लिए हम लोग किस तरह से लिखते हैं, तो वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, टैन थीटा और कॉट थीटा की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरह से रहेगा, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। इसका मतलब वो क्या हो गया, टैन और कॉट पूरे के पूरे इनफाइनाइट वैल्यूज तक जा सकते हैं, मतलब इधर -इन्फिनिटी से पूरा +इन्फिनिटी, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, और आर मतलब क्या होता है, रियल नंबर, यानी कि ये पूरा का पूरा रियल नंबर भी ले सकता है। तो ये भी हमारा तरीका हो गया टैन और कॉट का लिखने का। अब यहाँ पे देखिए मैंने इधर स्क्वायर ब्रैकेट दिया, इधर ये कर्व ब्रैकेट दिया। अब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग क्लोज ब्रैकेट कहते हैं, मतलब -1 और 1 खुद इंक्लूड हो रहा है। इधर हमारा ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको हम लोग, इसका मतलब -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं हो रहा है। इसी वजह से देखिए यहाँ पे सिंबल किस तरह से दिख रहा, ठीक है। और उसके बाद अगर मैंने सेक और कोसेक की बात किया, तो सेक और कोसेक का रेंज हम लोग किस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पे तो देखिए थोड़ा सा अलग है, क्योंकि -1 से छोटा 1 से बड़ा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक और कोसेक का रेंज हमारा कैसा रहेगा, सेक और कोसेक का रेंज हमारा कैसा होता है, पूरा का पूरा रियल नंबर ले लिया। देखिए यहाँ पे इसने पूरा का पूरा नंबर लाइन ले चुका था, है ना, एक्सेप्ट किसको छोड़ा, -1 से 1 तक के बीच के एरिया को छोड़ के उसने पूरा का पूरा नंबर लाइन पकड़ लिया। यानी कि इसने पूरे के पूरे रियल वैल्यू ले लिया, एक्सेप्ट किसको छोड़ दिया उसने, तो माइनस किसको छोड़ा उसने, -1 से लेकर 1 तक को छोड़ के, ठीक है। तो यानी कि उसने ऑल रियल वैल्यू लिया, एक्सेप्ट कौन, -1 से 1 के बीच के नंबर्स को छोड़ के। तो ये होता है हमारा क्या, सेक और कोसेक का रेंज। तो इस तरह से भी लिखना आना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कभी भी आप बुक वगैरह में देखेंगे तो इस तरह से लिखा देखेंगे और आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या होता है। अब इसके बाद देखिए अगला कौन है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखिए आप लोगों ने ऑलरेडी लोअर क्लासेस में पढ़े हैं, 8, 9, 10 में आप लोगों ने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े थे, और उधर आप लोगों के पास ये टेबल ऑलरेडी अवेलेबल था, लेकिन बस कहाँ तक के था, 90 तक के था। अभी कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ गए, कहाँ तक के आ गए, 180, 270, 360 तक के एक्स्ट्रा आ गए। अब देखिए अगर आप लोगों को ये ज्यादा लगता है ना, तो आप जब जेई वगैरह पढ़ेंगे ना, तब ये एंगल कुछ नहीं है, आप लोगों को और भी इतने सारे एंगल्स याद करने पड़ते हैं। लेकिन अगर बोर्ड एमएसटी सीईटी लेवल में देखें तो आप लोग बस यहाँ तक के 90, 180, 270, 360 तक भी कर लिए तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कुछ चीजें आप लोगों को एक्स्ट्रा दिख रहा होगा, जैसे डिग्री के बाद मैंने यहाँ पे नीचे में रेडियंस लिखा है। अब रेडियन क्या होता है, तो देखिए रेडियन हमारा ने क्या, एंगल्स को बोलने का एक तरीका है। जैसे अगर अपन लोगों ने एंगल्स को हम लोग जैसे डिग्री में डिनोट करते थे, अभी हम लोग जैसे 11, 12 में आना, एंगल्स को हम लोग रेडियन में डिनोट करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे 0 डिग्री को हम लोग 0 रेडियन ही कहते हैं, 30 डिग्री को क्या कहते हैं, π/6 रेडियन, 45 को कहते हैं π/4 रेडियन, 60 डिग्री को π/3, 90 को π/2, 180 को π, 270 को 3π/2, 360 को 2π। जैसे आप लोगों ने इन एंगल्स को एकदम दिमाग में बैठा के रख दिए, वैसे ही इन रेडियंस को भी दिमाग में एकदम बैठा के रख दीजिए। कभी भी किसी ने भी रैंडमली पूछा कि 45 बोले तो क्या, तो आपको पट से बताते आना चाहिए π/4। जैसे आप लोगों को किसी ने एकदम से पूछा कि 90 बोले तो क्या, तो पट से दिमाग में आ जाना चाहिए कितना, π/2। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे रेडियन एंगल्स को याद करके रखना है। और वैसे ही रिवर्स में भी अगर किसी ने बोला 3π/2 तो आपके दिमाग में पट से आ जाना चाहिए कितना, 270 डिग्री। अगर किसी ने आपके सामने बोल दिया π/6 तो पट से दिमाग में आ जाना चाहिए कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे रेडियन और डिग्रीज को ना काफी अच्छे से याद कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ चीज एक्स्ट्रा भी बताता हूँ। जैसे ये तो हमारे नोन वाले एंगल्स का हो गया, जैसे ये हमारे 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360 हमेशा दिखने वाले एंगल्स हो गए। अब ऐसे एंगल्स का रेडियन का जैसे अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया 70 डिग्री, इसका रेडियन कैसे निकालेंगे। अगर मैंने बोल दिया 100 डिग्री या 120 डिग्री, इसका रेडियन कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए ना एक कन्वर्जन होता है। अगर याद इमेजिन कीजिए, अगर मेरे को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, इस तरफ लिखता हूं, अगर मुझे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है
तो सीधा सा लॉजिक होता है मल्टीप्लाई बाय क्या करना है हमको, पाई बाय 180। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका डिग्री सीधा सीधे रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सीधा सीधा लॉजिक है मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। सिंपल फंडा है कि इतना याद रखिए, आप कोई भी बड़ी इजीली निकाल लेंगे। एग्जांपल देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 45 डिग्री है, मैंने बोला 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके बताइए, तो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीधा सीधे मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 करेंगे। मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 180 45 4 जा 180 होता है, तो ये बचा कितना, 45 4 जा 180 बचा कितना, पाई बाय 4। अगर मैंने बोला कि 120 डिग्री को सर रेडियन में कैसे बताएंगे, तो 120 डिग्री को रेडियन में कैसे बताएंगे, सीधा सा लॉजिक 120 इंटू कितना, पाई बाय 180। 0 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, कितना निकला, 2 पाई बाय 3। तो यानी 120 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, 2 पाई बाय 3 रेडियन होता है। उसी तरह से रेडियन को भी हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को किसी ने दे दिया कि पाई बाय 9 रेडियन, अब पाई बाय 9 रेडियन को अगर मेरे को बोले डिग्री में कन्वर्ट करके बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, तो सीधा सा लॉजिक है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। अब मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, 9 2 जा 20 जा 180, कितना बचा, 20 डिग्री। यानी पाई बाय 9 मतलब कितना डिग्री होता है, 20 डिग्री होता है। तो ये कुछ रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन कन्वर्जन आप लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ तक के कुछ एंगल्स है, डिग्री में है कुछ, रेडियंस में है कुछ। हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करना, टेबल याद करने में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होता है। लेकिन देखिए मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, बस 2 लाइन याद कर लीजिए, अच्छे से दो लाइन याद कर लीजिए, आप बड़े इजीली कर लेंगे। अब कोई बोलेगा सर वो हाथ वाला लॉजिक, सर ये वाला लॉजिक, वो वाला लॉजिक, आप कितने बार लॉजिक निकालते बैठेंगे। यहाँ पे आप लोगों को ऐसे अचानक से आ जाएगा ना कि आप लोगों को लॉजिक सोचने का टाइम नहीं रहेगा। आप लोगों को सीधा सीधी इसको दिमाग में बैठा के रख लेना है कि हाँ इसका वैल्यू ये होता है, उसका वैल्यू वो होता है। कम से कम 2 लाइन तक तो बैठा के रख लीजिए। एक बार 2 लाइन बढ़ गया, उसके बाद के बड़े इजीली निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी जो फॉर्मूलेस देखे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रिलेशंस के, तो उन रिलेशंस के फॉर्मूलेस की मदद से ही हम लोग बड़ी इजीली 2 लाइन याद है बाकी का निकाल लेंगे। जैसे सबसे पहले अगर मैंने साइन की बात किया, तो साइन में हम लोगों का क्या है, पहला लाइन क्या होता है हमारा, तो पहला लाइन है हमारा 0 1/2 1/√2 √3/2 और उसके बाद कितना 1। पहले मैं 90 तक के सॉल्व करूंगा जितना आप लोगों ने ऑलरेडी लोअर क्लास में पढ़े, उसके बाद 180 270 360 के लिए बताऊंगा। अब देखिए साइन के लिए 0 1/2 1/√2 √3/2 और कितना 1। कॉस के लिए क्या करते हैं, तो सीधा सा लॉजिक है, आप साइन का उल्टा कर देंगे ना तो कॉस निकल आएगा। लेकिन ये चीज़ बस 90 तक के काम करता है, 180 270 360 में ये काम नहीं करता है। इसीलिए मैंने बोला कि 2 लाइन याद करना है। ये अगर 2 लाइन याद किए तो हमें जो लॉजिक नीचे वाले के लिए बताऊंगा सेम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कॉस के लिए, कॉस के लिए क्या होगा, हमको पता है कॉस वाला लाइन भी याद कर लीजिए, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। अगर कोई बोलता होगा सर नहीं मैं 90 तक के अलग याद करूंगा, 180 270 360 अलग याद करूंगा, तो पहला लाइन और ये उसका उल्टा रिवर्स कॉस में मिल जाएगा। अब अगला काम है टैन निकालना। अब टैन कैसे निकालेंगे, तो देखिए टैन बड़ा सिंपल काम है। हम लोगों ने फॉर्मूला देखे थे, टैन का फॉर्मूला क्या था, साइन अपन कॉस। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता के रख देता हूँ, सॉल्व ये वैल्यूज निकालने में ईजी जाएगा। जैसे अगर मैंने बोला कभी भी नीचे में 0 आ गया तो आंसर हम लोग बिना सोचे समझे क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइन। और अगर कभी भी ऊपर में 0 आ गया तो हम लोग सीधा सीधा आंसर क्या बोल देंगे, 0। नीचे में 0 मतलब नॉट डिफाइन, ऊपर में 0 मतलब 0। वैसे ही अगर नॉट डिफाइन आया तो नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा, 0। और 0 आया तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा, नॉट डिफाइन। ध्यान में रखना ये हमारा रेसिप्रोकल है, ये क्या है, रेसिप्रोकल। अब ध्यान में रखना है कि नॉट डिफाइन अगर दिखता होगा तो उसका रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, डिनोमिनेटर 0 तो नॉट डिफाइन, न्यूमरेटर 0 तो फिर आंसर 0। अब यहाँ पे टैन निकालते हैं। टैन में क्या होगा, तो हम लोगों ने टैन का फॉर्मूला याद क्या किए थे, साइन अपन कॉस, और साइन और कॉस को डिवाइड किया तो हमको टैन मिलता है। चलिए करते हैं। 0 डिवाइड बाई 1 कितना होता है, 0। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल होकर बचेगा कितना, 1। √3/2 डिवाइड बाई 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल होकर बचेगा कितना, √3। और यहाँ पे 1/0, नीचे में 0 मतलब मैंने क्या बोला था आंसर, नॉट डिफाइन। सीधा सा लॉजिक, ठीक है। अब देखिए कॉट के लिए क्या कर सकते हैं, तो कॉट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो कॉट का फॉर्मूला पढ़े थे कॉस अपन साइन।
नहीं तो फिर 1/tan। यानी कि आप अगर tan का रेसिप्रोकल करेंगे तो भी कॉट मिलता है, या फिर cos अपन sin करेंगे तो भी हमारा क्या मिलता है, कॉट मिलता है। सीधा सा लॉजिक, अगर सबसे इजी तरीके से कॉट के लिए करना है तो आप tan का रेसिप्रोकल कर दीजिए। और अगर आप लोग वो 90 तक के लिए अगर बोलते होंगे, स्पेसिफिक 90 तक के लिए काम करता है, सीधा गए उसका उल्टा चले जाइए, मतलब ये नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 0, तो आपको फिर से कॉट मिल सकता है। लेकिन उल्टा लॉजिक मेरे को पर्सनली पसंद नहीं, क्योंकि वो हमारा पूरे में काम नहीं करता। ये बस हमारा कब तक काम करेगा, जब तक 90 तक है तब तक काम करता है। कॉट के लिए क्या करेंगे, तो सीधा सा लॉजिक, tan का रेसिप्रोकल कर दीजिए। tan का रेसिप्रोकल करेंगे क्या मिलेगा, 0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और नॉट डिफाइन का रेसिप्रोकल 0। लॉजिक क्लियर। सेक के लिए, सेक का फॉर्मूला हमने क्या पढ़े थे, तो हमने पढ़े थे सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, यानी सेक बोले तो 1/cos। चलिए कॉस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्या मिलेगा देखिए, तो यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। हो गया क्लियर। कोसेक के लिए क्या करेंगे, तो कोसेक का लॉजिक क्या था हमारा, तो कोसेक का था साइन का रेसिप्रोकल करना। साइन का रेसिप्रोकल कीजिए, क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, और √3/2 का 2/√3, एंड देन 1 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है। अब देखिए कितने इजीली हमारे 90 तक के हो गया। बस हम लोग को कितना याद रखना है, 2 लाइन याद कीजिए, काम हो जाएगा। अब उसके बाद अगला है 180 270 360। सर इसका भी बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अगला क्या है, यहाँ पे देखिए 2 लाइन मैंने बोला याद कर लीजिए। 2 लाइन क्या है, 0 -1 0। ठीक है, पहला लाइन है 0 -1 0, और यहाँ पे -1 0 और 1। ठीक है, अब ये सब ना क्या ग्राफ देखेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होता है, लेकिन ग्राफ अभी देखने का टाइम भी नहीं है, और वो मैं आप लोगों को ना बताना रहा ना तो अलग से एक सेपरेट वीडियो निकाल के बढ़िया मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बताऊंगा। वहाँ पे हम लोग पूरी की पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे। अभी फिलहाल बस टेबल याद करके रख लेते हैं। यहाँ पे 0 -1 0, और ये कितना -1 0 1, 2 लाइन याद हो गया। सेम लॉजिक हमारे यहाँ पे लग जाएगा। क्या मिलेगा, तो हम लोग को पता है इधर tan के लिए क्या होगा, तो हमको पता है sin/cos। 0 / -1 कितना होता है, तो हमको पता है न्यूमरेटर 0 0, डिनोमिनेटर 0 नॉट डिफाइंड, 0 न्यूमरेटर 0 0, विषय मुकड़ा। कॉट के लिए आप कैसे याद रखना चाहते हैं, रेसिप्रोकल वाला लॉजिक सबसे बेस्ट है, कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल हमको पता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अगला सेक, सेक को कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को पता है सेक के निकालने का तरीका, तो हमको कॉस का रेसिप्रोकल हमारा क्या होता है, सेक होता है। चलिए करते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पे, तो कॉस का रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल -1 ही रहेगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और 1 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। कोसेक के लिए क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, तो 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, -1 का रेसिप्रोकल -1, और 0 का रेसिप्रोकल कितना, नॉट डिफाइंड। और इस तरह से देखिए ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाला टेबल हमारा होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया 2 लाइन याद रहा तो हम बाकी के पूरे निकाल सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर एकदम से कैसे आएगा, आप तो बोल रहे थे ओरली बता सकते हैं कौन, आप ओरली बता सकते हैं कौन, तो कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग इमेजिन कीजिए किसी ने पूछ लिया कि चलिए मेरे को बताइए कोसेक 30 का वैल्यू कितना, तो मेरे को पता है कोसेक 30 मेरा साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, कोसेक 30 का वैल्यू 2 हो जाएगा, सीधा सा लॉजिक। अगर इमेजिन कीजिए किसी ने आपको पूछ लिया कि चलो मेरे को बताओ सेक 45 का वैल्यू कितना, अब सेक 45 का वैल्यू कितना, तो हम लोग को पता है सेक 45 मेरे किसका रेसिप्रोकल है, cos 45 का, cos 45 का वैल्यू कितना था 1/√2, तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा √2, तो देखिए सेक 45 का वैल्यू कितना √2, सीधा सा लॉजिक है। अगर आप लोग को 2 लाइन याद है तो बड़ी इजीली कर सकते हैं। अब बोलेगे सर सेक और कोसेक तो इनका रेसिप्रोकल था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं हुआ, कॉट और टैन में क्या करेंगे, तो देखिए मैं आपको कॉट बताता हूँ, टैन अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग को इमेजिन कीजिए किसी ने पूछ लिया कि चलिए बताइए कॉट 60 का वैल्यू कितना, तो हम लोग को पता है कॉट 60 जो है तो वो मेरा क्या होता है, टैन 60 का रेसिप्रोकल होता है। अब टैन 60 का वैल्यू कितना, तो टैन 60 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है टैन 60 के लिए साइन 60 अपन कॉस 60, साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2, और cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, √3/2 1/2 कैंसिल हो गया, कितना बचा √3, और tan 60 का अगर √3 है तो फिर ये cot 60 का वैल्यू कितना होगा 1/√3, सीधा सा लॉजिक। देखिए cot 60 का वैल्यू कितना
1/√3। तो देखिए अभी मैं आप लोगों को बता के कर रहा हूँ करके शायद थोड़ा सा टाइम लग रहा, लेकिन अगर आप लोगों का ये चीज़ अगर मन में थोड़ा सा क्लियर हो गया ना तो आप पट आंसर बताएंगे, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, एकदम पट आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे बस 2 लाइन याद रखिए, बाकी का पूरा अपने आप हो जाता है। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे का देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारे आगे के फॉर्मूले देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगला फॉर्मूला हमारा क्या है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन देखने वाले हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन कैसा होता है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने एक्सिस निकाल लिया, अब ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। हम लोगों को पता है कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड वाले पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला हमारा क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। एंगल पता है ये 0, 90, 180, 270, 360। मैंने आप लोगों को बोला रेडियन में भी याद करके रखिए, 90 बोले तो π/2, 180 बोले तो पाई, 270 बोले तो 3π/2, 360 बोले तो 2π। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को चेक करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में किसका साइन कैसा होता है। अब अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है हमारा पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। वही अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है हमारा साइन पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। अब मेरे को बताइए साइन का रेसिप्रोकल कौन था, तो साइन का रेसिप्रोकल था हमारा कोसेक। तो अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी यहाँ पे क्या रहेगा हमारा पॉजिटिव रहेगा। अगर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टैन पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है। और हमको पता है अगर टैन पॉजिटिव है तो टैन का रेसिप्रोकल कौन है, कॉट है, तो कॉट भी हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव होता है। और कॉस का रेसिप्रोकल कौन है, सेक होता है, तो सेक भी यहाँ पे क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। और इसके अलावा बाकी के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है उन क्वाड्रेंट में क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव। जैसे अगर मैंने आप लोगों को पूछ लिया कि चलिए मेरे को बताइए कि टैन मेरा नेगेटिव किधर किधर है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं इधर साइन और कोसेक पॉजिटिव मतलब टैन नेगेटिव, इधर तो ऑल पॉजिटिव मतलब टैन नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इधर हमारा टैन नेगेटिव है, इधर हमारा टैन पॉजिटिव, यानी कि इधर तो नेगेटिव हो नहीं सकता। इधर हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव मतलब टैन नेगेटिव। तो अगर टैन नेगेटिव की बात बोले तो हम लोग कहाँ मिल रहा है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है और एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग को चेक करता रहना है। अगर आप लोगों को बोला जाए कि चलिए मेरे को बताइए कि अगर साइन मेरा नेगेटिव कहाँ का है या फिर साइन मेरा पॉजिटिव कहाँ का है, तो साइन मेरा कहाँ पॉजिटिव है, इधर ऑल पॉजिटिव मतलब साइन तो पॉजिटिव रहेगा ही। इधर हमारे पास देखिए साइन पॉजिटिव दिख रहा, इसके मतलब बाकी के जो दोनों के दोनों जगह है उन दोनों जगहों में क्या रहने वाला है, साइन नेगेटिव रहने वाला है। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान में रखना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ होता है पॉजिटिव और कहाँ होता है नेगेटिव। अब इसको याद रखने के लिए एक तरीका है, आप इसको ना ASTC रूल भी कह सकते हैं। जैसे ये ऑल के लिए A, साइन के लिए S, टैन के लिए T और कॉस के लिए C। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल बोल सकते हैं, इसको ASTC रूल भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस रूल को ना याद करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। कोई ASTC रूल करके याद रखता है, कोई ऐसा भी याद रख सकता है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, ठीक है, ऐसा भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। जैसे ऑल स्टूडेंट टेक कॉफ़ी, यहाँ पे देखिए ऑल से सभी पॉजिटिव, स्टूडेंट्स का S, स्टूडेंट का S से साइन पॉजिटिव, टैन टेक का टैन टेक का टी से टैन पॉजिटिव, और उसके बाद कॉफ़ी का सी से कॉस हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव। और हमको पता है अगर ये साइन टैन कॉस ये सब पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल वाला पार्ट भी हमारा क्या रहेगा उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहाँ हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है और कहाँ हमारा क्या होता है नेगेटिव होता है। अब देखिए उसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। अगर मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था, तो हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या थे, पॉजिटिव थे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है हमारा ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव है, ठीक है। वही अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या देखे थे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, साइन पॉजिटिव था और कोसेक पॉजिटिव था। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी के पूरे नेगेटिव। यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव है और कोसेक पॉजिटिव है और बाकी के रिमेनिंग पूरे के पूरे हमारे क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव रहने वाले हैं। वही अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, टैन और कॉट पॉजिटिव था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टैन हमारा पॉजिटिव है और कॉट हमारा पॉजिटिव है, टैन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, बाकी के रिमेनिंग पूरे के पूरे हमारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे।
और उसी के साथ साथ अगर मैंने फोर्थ क्वाड्रेंट की बात किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव था, कॉस और सेक पॉजिटिव था, बाकी के पूरे क्या रहेंगे नेगेटिव। तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है और बाकी के रिमेनिंग पूरे के पूरे हमारे क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव रहेंगे। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ये याद नहीं रहा तो काफ़ी दिक्कत होने वाला है, तो बहुत अच्छे से याद करके रखिए, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए अगला वाला पार्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ नेगेटिव एंगल। अब यहाँ पे देखिए अपन लोगों का क्या है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमारे पास एंगल होता है, यहाँ पे पता है साइन के अंदर ये वाला एंगल, कॉस का ये एंगल हो गया, ये टैन का एंगल हो गया। अब इसके पहले हम लोग जब भी एंगल पढ़ रहे थे सिर्फ पॉजिटिव ही एंगल पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमारे एंगल ना नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए अपन लोगों के पास कुछ फॉर्मूलेज है, जैसे अगर हमारे पास साइन ऑफ माइनस थीटा है, ठीक है, यानी कि अगर साइन के अंदर का एंगल नेगेटिव है तो मैं सीधा सीधी इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसका माइनस मेरा बाहर आ जाएगा, लेकिन मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा, यानी साइन माइनस थीटा का जो भी वैल्यू रहेगा माइनस साइन थीटा का भी सेम टू सेम वही वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे साइन माइनस थीटा को आप चाहे तो माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं, और अगर साइन के बाहर माइनस है तो आप उसको अंदर डाल के एंगल के सामने भी माइनस लिख सकते हैं, जैसे सीधा वैसे ही उल्टा भी होगा। अगर हम लोगों ने वही टैन के लिए बोले तो टैन में क्या होता है, टैन माइनस थीटा का माइनस मेरा बाहर हो जाएगा, ये कितना होगा माइनस टैन थीटा। वही कॉट माइनस थीटा में माइनस मेरा बाहर आ जाएगा, क्या होगा माइनस कॉट थीटा, और वही कोसिक माइनस थीटा में माइनस मेरा बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस कोसिक थीटा। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉस और सेक बड़ा स्पेशल है, यहाँ पे कॉस स्पेशल है, इसी वजह से कॉस का इन्वर्स सेक होता है, तो सेक भी वही हमारा साइन वाला कॉन्सेप्ट याद रखेगा। यहाँ पे देखिए कैसा होता है कि हमारे साइन कॉस और टैन साइंस के मामले में जो भी फॉलो करते हैं सेम टू सेम कॉट सेक कोसेक भी वही फॉलो करते हैं। जैसे साइन हमारा साइन थीटा अगर हमारा साइन के मामले में जो भी रूल फॉलो कर रहा है, साइन के साथ साथ कोसेक हमारा उसका रेसिप्रोकल है, तो कोसेक भी वही सब रूल हमारा फॉलो करेगा। अगर कॉस हमारा साइन के मामले में कोई रूल फॉलो कर रहा है तो सेम रूल हमारा सेक भी फॉलो करेगा, टैन फॉलो कर रहा है तो उसको कॉट भी फॉलो करेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए साइन का माइनस हमारा बाहर आ गया तो कोसेक का भी बाहर आ गया, टैन का माइनस मेरा बाहर आ गया तो कॉट का भी माइनस हमारा क्या हो गया बाहर आ गया। लेकिन कॉस और सेक हमारा स्पेशल है, यहाँ पे क्या होता है हमारा माइनस बाहर नहीं आता, मतलब अगर कॉस और माइनस थीटा है तो माइनस इसका डिसॉल्व हो जाता है, हम लोग सीधा सीधी इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा। और अगर कॉस के साथ ऐसा हो रहा है तो सेक के साथ भी ऐसा ही होगा, हम लोग इसको क्या लिखेंगे सेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोगों का कॉस के अंदर कभी भी नेगेटिव एंगल आ जाए तो हम लोगों को उसका माइनस उड़ा दिए तो भी चलता है, आप सीधा सीधे कॉस थीटा लिखेंगे, इसका वैल्यू जो आएगा इसका भी सेम टू सेम वही वैल्यू आएगा, और इसका वैल्यू जो आएगा इसका भी सेम टू सेम वही वैल्यू आएगा। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, बहुत अच्छे से याद रखिए। ये हमारा क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ नेगेटिव एंगल। अब इतने फॉर्मूलेज आप लोग याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे की देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारे आगे के फॉर्मूलेज देखते हैं, जो कि हमारा क्या है अलाइड एंगल। अब देखिए गाइस अलाइड एंगल ना काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, फिर आप बोर्ड के लिहाज से बोलिए या फिर आप लोग एंट्रेंस के लिहाज से बोलिए, दोनों के लिए ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। क्योंकि अगर आप लोग अलाइड एंगल नहीं आया ना तो आप इतने सारे क्वेश्चन में फंसेंगे ना, फिर बोलेंगे सर अलाइड एंगल याद ही कर लेना अच्छा था। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को अलाइड एंगल ना रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ना अलाइड एंगल के हमारे टोटल कितने 48 फॉर्मूलेज बनते हैं। 48 फॉर्मूलेज कैसे, जैसे साइन ऑफ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, टैन ऑफ 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला, वैसे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे इतने सारे फॉर्मूलेज बनते हैं, यानी टोटल कितने फॉर्मूलेज बनते हैं 48। तो आप इतने सारे याद करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप अगर कंसेप्ट समझ जाएंगे ना तो आप बड़े इजीली इन पूरे के पूरे फॉर्मूलेज को एकदम आराम से लर्न कर लेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर अलाइड एंगल के फॉर्मूले समझना है ना तो आप लोगों को पहले ये एक्सिस वाला कंटेंट देखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को पता है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है वाई एक्सिस है। अभी हम लोगों ने देखे थे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे कॉस और सेक हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर से हम लोग आगे का देखेंगे। यहाँ पे जब भी हमारा इमेजिन कीजिए ये हमारा एक्सिस है, अब अगर कोई एंगल है, जैसे ये हमारा इनिशियल आर्म है और ये हमारा इमेजिन कीजिए टर्मिनल आर्म है, ये मार्कर हमारा टर्मिनल आर्म हो गया और ये हमारा इनिशियल आर्म हो गया। इनिशियल आर्म बोले तो जो कभी मूव नहीं करता, टर्मिनल आर्म बोले तो जो मूव करते रहता है। जैसे अगर इमेजिन कीजिए टर्मिनल आर्म है, अगर वो यहाँ तक आ गया और कुछ तो भी एंगल बनाया, जैसे इमेजिन कीजिए मैं ऐसा बना देता हूँ, ये हमारा एक एंगल बन गया और इधर से भी हमारा एक एंगल बन गया। अब देखिए
इसने भी मेरा इस तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाया और इसने भी मेरा इस तरफ क्या कितने डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया। लेकिन यहाँ पे देखिए ये मेरा कौन से डायरेक्शन में मूव किया, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी का उल्टा डायरेक्शन। हमको पता है घड़ी किस डायरेक्शन में मूव करता है, ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, उसके ओवर हैंड, मिनट हैंड, सेकंड हैंड। लेकिन अगर आप लोगों का ये जो हमारा डायरेक्शन होता है इसको हम लोग कौन सा डायरेक्शन कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। और अगर ये उसका उल्टे साइड में मूव करता है तो उसको हम लोग कौन सा डायरेक्शन कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, ये इनिशियल आर्म तो हमारा फिक्स था, टर्मिनल आर्म ने एंटी क्लॉकवाइज मूव किया और इधर टर्मिनल आर्म ने क्लॉकवाइज मूव किया। तो अगर इमेजिन कीजिए कोई भी एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है तो एंगल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और अगर इमेजिन कीजिए एंगल क्लॉकवाइज मूव करता है तो एंगल हमारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उल्टा लगता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में क्या होता है, नेगेटिव होता है। एंगल जब जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तब तब एंगल पॉजिटिव होगा और जब जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तब तब एंगल क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे ये मेरा 90, अगर 90 से मेरा एंगल प्लस होता है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, तो 90 से प्लस हुआ तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकंड। अगर 90 से एंगल माइनस हुआ तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट। अगर 180 से कोई एंगल प्लस होता है तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड। और अगर 180 से कोई एंगल माइनस होता है तो किस में चला जाएगा, सेकंड। अगर 270 से एंगल प्लस होता है तो फोर्थ और 270 से माइनस होता है तो थर्ड। 360 से प्लस होता है तो फर्स्ट और 360 से माइनस होता है तो फोर्थ। तो ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि एंगल मेरा जब भी एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जब जब वो क्लॉकवाइज मूव करेगा तो एंगल क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। यहाँ पे मैं लिख के भी रख देता हूँ इस चीज़ को याद रखने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज मूव किया तो नेगेटिव। अब इतना चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद अगला वाला कंसेप्ट क्या है, अब यहाँ पे देखिए अलाइड एंगल अगर समझना है तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने आप लोगों को बोला 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा पे कौन से क्वाड्रेंट पे गए थे हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट पे गए थे, याद है ना। अब यहाँ पे जैसे एक एक करके यहीं से पकड़ लेता हूँ मैं, रुकिए। 90 माइनस थीटा पहले है तो 90 माइनस थीटा पे आ जाते हैं। अब अगर मैंने बोला 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आता है। हम लोग को बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी जैसे मैंने साइन के लिए बोला साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आ गया, तो साइन 90 माइनस थीटा आ गया मेरा कौन से क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। और अगर हमारा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आया तो मेरे को बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे साइन मेरा क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैंने बताना रह गया, यहाँ पे ध्यान में रखना है 90 और 270 हमेशा हमारा करवाएगा चेंज। 0, 360, 180 ये सब कभी चेंज नहीं करवाता। चेंज करवाने वाला कौन है, तो ये 90 और 270 जो है हमारे पास, ये हमारा करवाता है क्या, चेंज करवाता है। ये हमारा क्या करवाता है, चेंज करवाता है। ये भी चेंज करवाता है और ये भी हमारा क्या करवाता है, चेंज करवाता है। चेंज किसको करवाता है, तो यहाँ पे चेंज करवाता है वो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में, कॉट को टैन में, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जब भी हमारा चेंज होगा, जैसे चेंज की बात करते हैं, ठीक है, चेंज की बात कर रहे हैं, चेंज हमारा किस में होगा, 90 और 270 में चेंज होगा। 90 बोले तो π/2 में चेंज होगा एंड 270 बोले तो 3π/2 में हमारा क्या होगा, चेंज होगा। चेंज क्या होगा, तो हम लोग को पता है चेंज में क्या होने वाला है, साइन मेरा चेंज होगा किस में, कॉस में, कॉस हमारा चेंज होगा किस में, साइन में। हमारा टैन हमारा चेंज होगा किस में, कॉट में, और कॉट हमारा चेंज होगा किस में, टैन में। और अगर हम लोगों ने बोले सेक की बात, तो सेक हमारा चेंज होगा किस में, कोसेक में, और कोसेक हमारा चेंज होगा किस में, सेक में। याद रखिए ये चेंज अगर आप लोग याद रखेंगे तो काफ़ी इजीली आप लोगों को समझ जाएगा। इधर देखिए अगर मैंने 90 से कंपेयर किया, जैसे यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, साइन 90 से कंपेयर हो रहा था। अब 90 से कंपेयर हो रहा था मतलब 100% क्या होगा, चेंज होगा। पहले साइन 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आया, तो 90 माइनस थीटा, यहाँ पे मैं ये डायरेक्शन करके भी लिख देता हूँ। जैसे अगर हमारा 90 प्लस थीटा हुआ तो इधर, 90 माइनस थीटा हुआ तो इधर, ठीक है, 180 प्लस थीटा हुआ तो इधर, और 180 माइनस थीटा हुआ तो इधर, 270 प्लस थीटा हुआ तो इधर, 270 माइनस थीटा हुआ तो इधर, और अगर 360 प्लस थीटा हुआ तो इधर, और 360 माइनस थीटा हुआ तो इधर। अब यहाँ पे
90 माइनस थीटा बोले, 90 माइनस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट पे आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ऑल पॉजिटिव मतलब साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब साइन पॉजिटिव रहेगा, मेरे को बताइए 90 क्या करवाता है, चेंज करवाता है, क्योंकि यहाँ पे 90 से कंपेयर हुआ है π/2 से, π/2 हमारा क्या करवाता है, चेंज करवाता है। चेंज किससे होता है, तो साइन मेरा चेंज होगा किस पे, कॉस पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। तो अगर मैंने बोला साइन π/2 माइनस थीटा या साइन 90 माइनस थीटा, तो उसका वैल्यू कितना होगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। पॉजिटिव लिखने की गरज पड़ती है क्या, बिल्कुल भी नहीं। यानी साइन 90 माइनस थीटा पे क्या होगा, कॉस थीटा। अगर वही मैंने कॉस के लिए बोला तो कॉस के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा हमको पता है 90 हमारा क्या करवाता है, चेंज। पहले तो हम लोग कोसाइन चेक कर लेते हैं। 90 माइनस थीटा है ना, 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। मेरे को बताइए कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमको पता है कॉस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी कि नो डाउट ये मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मेरे को बताइए 90 हमारा क्या करवाता है, चेंज करवाता है, 90 चेंज करवाता है, कॉस मेरा किस में चेंज होगा, तो कॉस हमारा चेंज होता है किस में, साइन में चेंज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस थीटा पे साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैंने बोला आप लोगों को tan के लिए, तो यहाँ पे tan के लिए अगर बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, tan पे 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो ऑल पॉजिटिव, कोई इश्यूज नहीं है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन हम लोग को पता है tan 90 हमारा क्या करवाता है, चेंज करवाता है। tan मेरा किस में चेंज होगा, कॉट पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। अगर मैंने कॉट के लिए बोला तो कॉट के लिए क्या होगा, मेरे को बताइए 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, कॉट, तो ऑल पॉजिटिव मतलब कॉट क्या है, पॉजिटिव है। अब मेरे को बताइए फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कॉट 90 आ गया, 90 मतलब क्या होगा, चेंज पे क्या होता है, कॉट मेरा चेंज होता है किस पे, tan पे। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा। अगर मैंने सेक के लिए बोला तो सेक के लिए भी सेम उसी तरह से लगेगा, क्या होगा, सेक हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव, और हम लोग को पता है क्या है 90 माइनस थीटा, मतलब ये 90 हमारा करवाएगा चेंज सेक का, कोसेक थीटा। और उसके बाद अगर कोसेक के लिए बोला तो यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव, कोसेक हमारा चेंज किस पे हो जाता है, सेक थीटा। और बस हमारा फर्स्ट लाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर 90 प्लस थीटा की बात करें तो 90 प्लस थीटा पे क्या होगा, तो देखिए 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे गया, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे गया। अब 90 प्लस थीटा अगर मैंने साइन के लिए बोला, ठीक है, अगर साइन के लिए बोलता हूँ तो यहाँ पे देखिए 90 प्लस थीटा बोल रहे हैं, हम लोगों को पता है प्लस में क्या होता है, तो हम लोगों को 90 प्लस थीटा में आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव, कोसेक हमारा पॉजिटिव, बाकी के पूरे क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए साइन का क्वेश्चन पूछा था मैंने, साइन 90 प्लस थीटा साइन में आ रहा है, हमको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में गया 90 प्लस थीटा पे, साइन यहाँ पे है पॉजिटिव, मतलब आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब मेरे को बताइए 90 है, 90 हमारा क्या करवाता है, चेंज करवाता है, साइन मेरा किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव कॉस थीटा। वही अगर मैंने बोला कॉस के लिए, कॉस 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 प्लस थीटा पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए 90 हमारा क्या करवाएगा, चेंज करवाएगा। पहले तो हम लोग साइन डिसाइड कर लेते हैं, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहा है, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमको पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, मतलब कॉस क्या है, नेगेटिव है। और कॉस नेगेटिव है, मेरे को पता है 90 क्या करवाएगा, चेंज करवाएगा। कॉस मेरा किस में चेंज हो जाएगा, साइन पे। तो हो गया हमारा माइनस साइन थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू कितना होता है, माइनस साइन थीटा। अगर मैंने आप लोगों को बोला tan 90 प्लस थीटा, तो मेरे को बताइए tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, tan 90 प्लस थीटा, हम लोग को पता है tan मेरा चेंज हो जाएगा किस पे, कॉट थीटा। देखिए गाइज, एक बार अगर समझ गया ना तो आप बड़ी इजीली इसको ओरली भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इतना सोच समझ के करना, मैं बता रहा हूँ करके आपको टाइम लग रहा है। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए आप लोग खुद से करेंगे ना, एक बार अगर थोड़ा सा समझ गए, खुद से किया ना, तो पट पट आपका आंसर निकलेगा। जैसे मैं आप लोग को रैंडमली एक और सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर मैंने बोला कोई, तो भी इमेजिन कीजिए पाई प्लस थीटा, ठीक है। अगर मैंने बोला पाई प्लस थीटा, किसके लिए बोला, इमेजिन कीजिए कॉस के लिए बोला, कॉस पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या रहेगा। तो कॉस पाई प्लस थीटा का वैल्यू क्या होने वाला, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या सोचना है, पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे गया, तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे गया, तो पाई प्लस थीटा हमारा गया थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोगों को पता है यहाँ पे किसकी बात कर रहे थे, कॉस के लिए पूछा मैंने, कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमको पता है tan और कॉट पॉजिटिव, मतलब कॉस हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो ऑब्वियसली बात है पाई प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब हम लोगों को बताइए पाई है, पाई हमारा चेंज करवाता है क्या, चेंज करवाने वाला कौन है, तो चेंज करवाने वाला है 90 और
270, यानी ये दोनों चेंज करवाएगा। पाई मेरा 180 है, चेंज करवाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे क्या रहेगा? कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप लोग एक बार समझ गया तो बड़े इजीली करेंगे। अगर मैंने आप लोगों को रैंडमली एक और बोला, जैसे इमेजिन कीजिए मैंने बोल दिया cot 2 पाई माइनस थीटा, अगर मैंने बोला cot 2 पाई माइनस थीटा तो क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 2 पाई, अब हम लोग को बताइए कि 2 पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आता है? तो 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पे आता है। मैंने बोला किसका क्वेश्चन है? कॉट का। मेरे को बताइए कॉट हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट पे? तो हमको पता है नेगेटिव है, तो आंसर नो डाउट यहाँ पे क्या रहेगा? कॉट 2 पाई माइनस थीटा पे नेगेटिव रहेगा। अब नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे मेरे को बताइए 2 पाई माइनस थीटा हमारा क्या है? 2 पाई चेंज करवाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो कॉट का क्या रहेगा? कॉट थीटा ही रहने वाला है। ठीक है, अब आप बोल रहे होगे सर आपको भी तो टाइम लग रहा है। बिल्कुल भी टाइम नहीं। अगर आप सोचेंगे, अब देखिए अभी जैसे ये मैंने डायग्राम के हिसाब से बताया, अगर विदाउट डायग्राम अगर सोचे, अगर थोड़ा सा मन में अपना थिंकिंग एबिलिटी अच्छा है तो आप मन में सोच के भी बता सकते हैं। जैसे मैं आपको रैंडमली एक बताता हूँ। अगर इमेजिन कीजिए आपसे पूछा जाए कि चलिए मेरे को बताइए कोसेक कितना? कोसेक 270 माइनस थीटा। अब कोसेक 270 माइनस थीटा, सबसे पहले 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे गया? थर्ड में। थर्ड में कोसेक क्या है? नेगेटिव है, तो अपन लोगों को पता है नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव आएगा, 270 क्या करवाता है? चेंज करवाता है, यानी कोसेक मेरा किस में चेंज होगा? सेक पे। तो नेगेटिव सेक थीटा हो गया। कोसेक 270 माइनस थीटा क्या आएगा? माइनस सेक थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे कोसेक 270 माइनस थीटा, कोसेक 270 माइनस थीटा पे क्या होने वाला है? माइनस सेक थीटा। क्लियर? बड़ा इजी है। अगर आप लोगों को बस टेबल भरना है तो टेबल भरने का मैं आपको एकदम शॉर्ट तरीका बता दूंगा, लेकिन आपको सिर्फ टेबल भरने से मतलब नहीं, आपको समझना है। अगर आप लोगों को इमेजिन कीजिए कभी भी रैंडमली यूज में आ जाए तो आप लोगों को बताते आना चाहिए, उस हिसाब से करना है। तो आप लोग टेबल भरने वाला तरीका बिल्कुल मत लगाइएगा। अभी मैं टेबल भरने कैसे है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आप लोग को इमेजिन कीजिए बस समझना है तो आप लोग थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन करते रहता है। जैसे आप मन ही मन में एक बार सोचिए। जैसे एक और ले लेते हैं अपन लोग, जैसे मैंने बोला इमेजिन कीजिए tan के लिए बोलता हूँ। ठीक है, अगर मैंने बोला tan पाई माइनस थीटा, अब tan पाई माइनस थीटा पे क्या होगा? तो मेरे को बताइए पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा tan नेगेटिव, तो आंसर आएगा नेगेटिव। अब नेगेटिव आएगा, मेरे को बताइए पाई मेरा चेंज करवाता है क्या? नहीं, यानी कि नेगेटिव tan थीटा। तो tan पाई माइनस थीटा पे क्या रहेगा? tan पाई माइनस थीटा पे हमारा क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा। विषय मुकड़ा, सिंपल। अब देखिए इस तरह से आप थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, हर एक का आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको टेबल भरना है तो मैं आपको बढ़िया सा तरीका बताता हूँ। बढ़िया सा तरीका क्या है? हम लोग को पता है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे को पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी पूरे नेगेटिव। तो देखिए साइन वाला पॉजिटिव और कोसेक वाला पॉजिटिव, बाकी के पूरे क्या रहने वाले हैं? नेगेटिव रहने वाले हैं। 90 हमारा क्या करवा रहा था? चेंज करवा रहा था। कॉट हमारा किस में चेंज होगा? tan पे। सेक हमारा किस पे चेंज होगा? कोसेक पे। और कोसेक हमारा किस पे चेंज हो जाएगा? सेक पे। हो गया, विषय मुकड़ा, पहला लाइन खत्म। अगला वाला देखते हैं, पाई माइनस थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे को बताइए कौन कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक पॉजिटिव है, तो अपन लोग साइन वाले के सामने पॉजिटिव रखेंगे, कोसेक वाले के सामने पॉजिटिव रखेंगे, बाकी के पूरे क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे। अब बाकी के पूरे नेगेटिव हो गए। अगला काम क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए पाई माइनस थीटा, अपन लोगों को पता है पाई चेंज करवाता है क्या? बिल्कुल भी चेंज नहीं करवाता। नहीं करवाता मतलब जिसका वही रहेगा। साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, tan का tan थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। देखिए टेबल भरना बहुत ज़्यादा इजी काम है, लेकिन सिर्फ टेबल भरने से मतलब नहीं है। अगला पाई प्लस थीटा, मेरे को बताइए पाई प्लस थीटा पे क्या होगा? तो हम लोग को बताइए पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आता है? पाई प्लस थीटा हमारा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब मेरे को बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है? tan और कॉट पॉजिटिव है, तो सिर्फ tan और कॉट वाला पॉजिटिव, tan वाला पॉजिटिव, कॉट वाला पॉजिटिव, बाकी के पूरे क्या रहेंगे? नेगेटिव। अब ये नेगेटिव हो गया। अगला काम हमारा क्या होगा? तो हम लोग को पता है पाई मेरा चेंज करवाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। चेंज करवाने वाला कौन है? पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। पाई मेरा चेंज नहीं करवाता, तो क्या रहेगा? साइन का साइन, कॉस का कॉस ही है, tan का tan, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कोसेक का कोसेक। हो गया। अगर मैंने बोला अगला वाला 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आता है? 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग को पता है क्या होता है? कॉस और tan और कॉट होता है पॉजिटिव, बाकी के पूरे नेगेटिव। tan और कॉट को पकड़ के पॉजिटिव कर देंगे, बाकी के पूरे हम लोग क्या कर देंगे? नेगेटिव कर देंगे। tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी के पूरे नेगेटिव। अब
भरिए यहाँ पे टेबल, क्या होगा 3π/2 मतलब चेंज करवाएगा, 3π/2 चेंज करवाएगा। साइन किस में चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा कॉस पे, कॉस चेंज होगा साइन पे, टैन चेंज होगा कॉट पे, कॉट चेंज होगा टैन पे, सेक चेंज होगा कोसेक पे, और कोसेक चेंज हो गया सेक पे। हो गया काम खत्म। इसके बाद अगला वाला कितना है, यहाँ पे 3π/2 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट पे गया, फोर्थ क्वाड्रेंट पे हम लोग को बताइए कौन पॉजिटिव है, तो हम लोग को पता है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी के पूरे नेगेटिव। चलिए करते हैं कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव, बाकी के पूरे हमारे क्या रहने वाले हैं, नेगेटिव रहने वाले हैं। अब इसके बाद अगला काम हमारा क्या है, तो 3π/2 है, 3π/2 हमारा क्या करवाता है, चेंज करवाता है। तो चलिए चेंज करेंगे, साइन मेरा चेंज हो जाएगा कॉस पे, कॉस मेरा चेंज हो जाएगा साइन पे, टैन मेरा चेंज हो जाएगा कॉट पे, कॉट मेरा चेंज हो जाएगा टैन पे, सेक मेरा चेंज हो जाएगा कोसेक पे, और कोसेक मेरा चेंज हो जाएगा सेक पे। और उसके बाद अगला वाला हमारा कितना है, 2π माइनस थीटा 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको पता है कौन कौन पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी के पूरे नेगेटिव। चलिए कर देते हैं कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव, बाकी के पूरे नेगेटिव। मेरे को बताइए 2π मेरा चेंज करवाता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, और कोसेक का कोसेक। और वही अगर हमने 2π प्लस थीटा की बात की तो 2π प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो ऑल पॉजिटिव, यानी कोई इशू ही नहीं, पूरे के पूरे क्या रहने वाले हैं, पॉजिटिव रहने वाले हैं, और पूरे के पूरे पॉजिटिव रहेंगे। तो अपन लोग यहाँ पे बोल सकते हैं अगला काम 2π मेरा चेंज नहीं करवाता, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, और कोसेक का कोसेक। अब देखिए मैंने हर बार यहाँ पे पॉजिटिव करके लिखा है, आपको ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव वाले पे हम लोग प्लस लिखना, नहीं भी लिखे तो भी हमको समझ जाता है कि वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को टेबल याद रखना है। लेकिन मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि इस तरह से तो टेबल भरना इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग का इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग को अपनी मर्जी से बताते आना। अगर इमेजिन कीजिए डायरेक्टली किसी ने ज़रूरत पड़ गया कभी भी, तो आप लोग को बताते आना चाहिए। चलिए एक और बार प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप लोग को इमेजिन कीजिए पूछा जाए साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा पे क्या होगा, तो मेरे को बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा, पाई मेरा चेंज नहीं करवाता तो पॉजिटिव साइन थीटा आ गया, विषय मुकड़ा। अगर मैंने आप लोग को इमेजिन कीजिए पूछ लिया कॉट ऑफ 2π माइनस थीटा, अब कॉट ऑफ 2π माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में आया, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा साइन कॉस और सेक पॉजिटिव, मतलब कॉट हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो नेगेटिव, और हमको पता है पाई मेरा 2π मेरा चेंज नहीं करवाता तो नेगेटिव कॉट थीटा, काम खत्म। अगर इमेजिन कीजिए आप लोगों को पूछा जाए क्या पूछूं मैं आपको, tan 270 माइनस थीटा। अब tan 270 माइनस थीटा पे क्या होगा, तो मेरे को पता है tan 270 माइनस थीटा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव मतलब क्या रहेगा, पॉजिटिव, और हम लोग को पता है 270 चेंज करवाता है तो क्या रहेगा, कॉट थीटा, पॉजिटिव कॉट थीटा। अब देखिए ये चीज़ें मैंने आप लोगों को जो बोला है ना, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया ना तो एक बार वीडियो रिवाइव करके फिर से देख लीजिए, आप लोगों को फिर से अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं समझा तो बड़ा दिक्कत होने वाला है। अलाइड एंगल का कंसेप्ट, ये 48 फॉर्मूले याद नहीं होते। अगर आप लोग को ये कंसेप्ट पता है तो आप बड़ी इजीली कर लेंगे, और अगर ये कंसेप्ट नहीं पता तो आप फंसते रहेंगे बार बार। तो इसी वजह से इसको थोड़ा सा समझने का ट्राई कीजिए। नहीं समझा होगा तो आप एक बार फिर से रिवाइव करके देखिए, और तो एक दो बार देख लेंगे ना तो आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए गाइस इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारे आगे के फॉर्मूले देखते हैं, जो कि हमारा कोटर्मिनल एंगल। अब कोटर्मिनल एंगल क्या होता है, तो देखिए इसका फॉर्मूला बड़ा ही चिंदी लगता है। क्या बोले, साइन ऑफ 2nπ प्लस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा। कॉस ऑफ 2nπ प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। टैन ऑफ 2nπ प्लस थीटा क्या हो गया, टैन थीटा। उसी तरह से कॉट सेक कोसेक सबके लिए भी वैसा ही। अब बोलेंगे सर ये भी कोई याद करने लायक फॉर्मूला है क्या, ही है इसमें, लेकिन जो भी है एकदम चिंदी चीज़ है, लेकिन समझा कुछ भी नहीं। अब देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ असल में ये है क्या। तो देखिए जैसे मैं आप लोगों को ये एक्स एक्सिस निकाला, ये वाई एक्सिस निकाला, ठीक है। अगर मैंने आप लोगों को इमेजिन कीजिए एक वैल्यू बोल दिया 30 डिग्री, ठीक है। जैसे इस तरह से मैंने एक टर्मिनल एंगल निकाला, ठीक है, और ये हमारा हो गया एंगल कितने डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब ये मेरा 30 डिग्री का एंगल है। अब मेरे को बताइए इधर मैंने साइन का वैल्यू बोला, साइन 30 का वैल्यू कितना, तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो हमको पता है 1/2 होता है ना, सबको पता है साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अब इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ पे 30 डिग्री पे साइन 30 पे 1/2 हुआ, मैंने यहाँ पे एक रोटेशन पूरा का पूरा कंप्लीट किया,
अब एक रोटेशन कंप्लीट किया मतलब यहाँ पे क्या हो गया 360 डिग्री प्लस हो गया, क्योंकि हमको पता है वन रोटेशन मतलब कितना डिग्री होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे देखिए एक रोटेशन उसने एक्स्ट्रा का घूम लिया। अब एक रोटेशन मतलब पहले 30 तक घुमा था, वहां से एक रोटेशन एक्स्ट्रा घुमा मतलब यहाँ पे 360 प्लस हो गया, कितना बन गया साइन 390 हो गया। अब मेरे को बताइए साइन 390 का वैल्यू कितना रहेगा, तो वही रहेगा 1/2। अब यहाँ पे देखिए एंगल पूरा एक रोटेशन ज़्यादा हुआ लेकिन वही पोजीशन पे आके रुका, इसका मतलब उसका वैल्यू चेंज हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे रोटेशन भले ही बढ़ गया लेकिन एंगल भले ही बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे उसका वैल्यू चेंज हुआ क्या, बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे वो फिक्स्ड वही पोजीशन में खड़ा है। फिर कितना ही रोटेशन क्यों ना लगाए, जब तक वो उसी पोजीशन पे खड़ा रहेगा उसका वैल्यू कितना रहेगा 1/2 रहेगा। जैसे इमेजिन कीजिए इसने एक और रोटेशन लगा लिया, इमेजिन कीजिए यहाँ पे हमारे इसने कितना एंगल बना दिया था 390 डिग्री बना लिया है ना। इसने इमेजिन कीजिए एक और रोटेशन घूम लिया, एक और रोटेशन घूम के वापस से वहीं पर आके रुका, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसका एंगल कितना हो गया, तो इसने और से 360 डिग्री घूम गया, मतलब इसका एंगल कितना बन गया 750 डिग्री बन गया, और 750 डिग्री में भी उसका वैल्यू कितना रहेगा 1/2 ही रहेगा। ऐसे आप हजारों रोटेशन लगा लीजिए, जितना रोटेशन चाहे लगा लीजिए, जब तक वो वही पोजीशन पे आके रुकेगा उसका वैल्यू वही रहने वाला है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन से फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन से फर्क पड़ता है। वो इस पोजीशन में अगर 1/2 है तो कितना ही रोटेशन लगाए उसका वैल्यू कितना रहेगा 1/2। अब ये सीधा घूमे या उल्टा घूम के भी उसी पोजीशन पे आए, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 30 डिग्री पे 360 प्लस किए, 360 प्लस किए, अगर इमेजिन किया 360 माइनस कर दिए तो यहाँ पे कितना बनेगा, तो यहाँ पे 360 माइनस करने पर मेरा बन जाएगा साइन ऑफ -330 बनेगा ना। अगर मैंने यहाँ पे 360 माइनस कर दिया तो यहाँ पे कितना बन जाएगा साइन ऑफ -330। अब साइन -330 का वैल्यू भी कितना होगा, तो साइन -330 का वैल्यू भी हमारा क्या होगा 1/2 ही होगा। तो वो कितना ही रोटेशन लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो उस पोजीशन पे आके रुक रहा है तो उसका वैल्यू क्या होने वाला है 1/2 ही होने वाला है। फिर वो एक रोटेशन उल्टा घूमे या 2 रोटेशन उल्टा घूमे या 10 रोटेशन उल्टा घूमे, उसका वैल्यू 1/2 का 1/2 ही रहेगा। अब यही चीज़ को समझाने के लिए हमारे पास ये लिखा हुआ है। अब देखिए एक रोटेशन मतलब क्या होता है, हम लोग को पता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री एक रोटेशन पे कितना डिग्री होता है 360 डिग्री। अब मेरे को पता है 360 डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं 2π कहते हैं। थोड़ा सीधा करके लिखता हूँ, 360 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं 2π कहते हैं, है ना। अगर इमेजिन कीजिए वहाँ पे हमारा एक और रोटेशन बढ़ गया, ठीक है। अब एक और रोटेशन बढ़ गया मतलब ये कितना बन गया 720 डिग्री। इधर हम लोग क्या करेंगे इसको, अगर इमेजिन कीजिए एक और रोटेशन बढ़ गया तो अपन लोग उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और रोटेशन मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना था 1 × 2π था, 2 × 2π कितना हो गया हमारा 4π। तो रोटेशन मतलब कितना हो गया 2 × 2π। अगर मैंने एक और रोटेशन बना दिया मतलब यहाँ पे एक और रोटेशन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1080। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक और रोटेशन प्लस करने का मतलब मेरे वहाँ पे क्या हो जाएगा 3 × 2π, है ना। एक रोटेशन मतलब 2π, 2 रोटेशन मतलब 2 × 2π, 3 रोटेशन मतलब 3 × 2π, 4 रोटेशन मतलब 4 × 2π। तो इस तरह से देखिए इसका रोटेशन बढ़ता जाएगा, है ना। 4 × 2π 4 रोटेशन, 5 रोटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे 5 × 2π। इस तरह से वो रोटेशंस को हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखिए रोटेशंस को डिनोट करने के लिए अपन लोग क्या किए, ये 2π मेरा फिक्स्ड रहा और ये जो नंबर है ये मेरा चेंज होता हुआ चला गया। एक रोटेशन पे 1, 2 रोटेशन पे 2, 3 रोटेशन पे 3, 4 रोटेशन पे 4, 5 और 5 रोटेशन पे 5। तो इस तरह से जैसे जैसे वो नंबर चेंज हो रहा है तो यानी कि ये नंबर मेरा चेंज होगा, ये हमारा क्या होगा इंटीजर होगा। इंटीजर को इमेजिन कीजिए हम लोग यहाँ पे n से डिनोट कर रहे हैं और ये कितना है 2π है। तो हम नंबर ऑफ रोटेशन को किससे डिनोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन को हम लोग n2π, और इसी को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 2nπ भी लिख सकते हैं। ये हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोटेशन को। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बोलता है साइन ऑफ 2nπ प्लस थीटा, मतलब अगर इमेजिन कीजिए कितना ही रोटेशन क्यों ना हो, यानी नंबर ऑफ रोटेशन कितना ही हो, अगर एंगल मेरा 30 डिग्री है तो उसका वैल्यू हमारा साइन 30 से ही मैच करेगा। तो यहाँ पे अगर हमारा कितना ही रोटेशन क्यों ना आ जाए, अगर एंगल मेरा थीटा है तो उसका वैल्यू हमारा साइन थीटा ही रहेगा। नंबर ऑफ रोटेशन से हमारा फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन से फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे वही चीज बताया हर जगह, कॉस ऑफ यहाँ पे 2nπ प्लस थीटा, यानी नंबर ऑफ रोटेशन चाहे कितना ही हो जाए, रोटेशन को उड़ा दो, बचा कितना साइन थीटा मतलब कॉस थीटा।
अगर यहाँ पे भी 2n पाई, नंबर ऑफ रोटेशन कितना ही हो जाए, उड़ा दो, बचेगा कितना हमारा tan थीटा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोटेशन से फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे अगर 30 डिग्री पे जो वैल्यू था, हर एक रोटेशन पे वही पोजीशन पे वही वैल्यू आने वाला है। इसी चीज़ को इंडिकेट करता है हमारा को टर्मिनल एंगल। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे का देखते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम लोग हमारे आगे के फॉर्मूले देखते हैं। अब देखिए अगला वाला टॉपिक है हमारा मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। अब देखिए गाइस एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि अभी तक हमने जो फॉर्मूले देखे थे ये पूरे के पूरे समझ के हम लोगों ने पढ़े थे, लेकिन अभी जो हम लोगों का फॉर्मूले स्टार्ट होंगे ना, तो इनको हम लोग रट्टाफिकेशन के फॉर्मूले बोलेंगे, क्योंकि आप लोग इनको बिना रट्टा मारे काम नहीं हो सकता है। जैसे इसके पहले वाले फॉर्मूले हम लोग समझ गए तो हमारा काम हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे आप लोग को पूरी तरह से फॉर्मूले को रट्टा मारना पड़ेगा, और फॉर्मूले आए कैसे वो अगर देखना रहा तो यहाँ पे लंबा चौड़ा प्रूफ होने वाला है, और इसी वजह से मैं इसको नहीं बताने वाला। अगर इमेजिन कीजिए आप लोग को प्रूफ बताना रहा तो मैं आप लोग को सेपरेट इसका वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें आप लोगों को पूरे के पूरे थ्योरम्स के या फिर जितने भी फॉर्मूलेज है इसके हमारे प्रूफ रहेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसको एज ए फॉर्मूले की तरह हम लोग लर्न कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए आप लोग समझने का ट्राई मत कीजिए, बस लॉजिक ढूंढिए कि किस लॉजिक से आप इसको याद रख सकते हैं, और अगर लॉजिक नहीं मिलता तो सीधा सीधी बात है, रट्टा ही मारना पड़ेगा। अब देखिए गाइस हमें को पता है मैथ्स के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको रट्टा मारने से सख्त नफरत है, कि हम लोग बोलते हैं कि सर हम लोग को रट्टा नहीं मारना, हम लोग को समझ के करना है जो भी करना है। लेकिन कुछ फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो आप लोग को रट्टा मारे बिना काम नहीं बनने वाला, तो यहाँ पे आप लोग की मजबूरी है कि आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मल्टीपल एंगल के फॉर्मूलेज में यहाँ पे सबसे पहले हमारा डबल एंगल फॉर्मूला। अब देखिए गाइस ये जो फॉर्मूलेज है ना, स्पेशली ये डबल एंगल, यहाँ पे अपना जो सब मल्टीपल एंगल, ये जो फॉर्मूलेज है ना, ये पूरे के पूरे हमारे सबसे ज्यादा अगर कहीं लगते हैं तो कैलकुलस पोर्शन में लगते हैं। हमारे ट्रिग्नोमेट्री में इन फॉर्मूलेज का यूज कम है, कैलकुलस में बहुत ज्यादा यूज है इन फॉर्मूलेज का। तो अच्छे से देखिए सबसे पहले हमारा है डबल एंगल फॉर्मूले। अब डबल एंगल फॉर्मूले में सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है, साइन टू थीटा। अब साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, या फिर एक और फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चे एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछते हैं कि सर साइन टू थीटा के तो 2 फॉर्मूलेज हो गए, हम लोगों ने अभी तक जितने भी चीजें देखे तो उनमें एक एक ही फॉर्मूला आ रहा था, इसमें 2 फॉर्मूला आ गए, तो हमने यूज कौन सा करें। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन को देख के हमको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कौन सा वाला फॉर्मूला बैठाना सफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए हो सकता है कभी मेरे को ये 2 sin थीटा cos थीटा ज्यादा इजी बैठता है, हो सकता है कभी हम लोग को ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी बैठता है, तो हम लोग कंडीशन देख के लगाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला सिर्फ सीधा ही नहीं उल्टा भी याद करना है। अगर मैंने आपको sin टू थीटा बोला तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा, और अगर मैंने आपको 2 sin थीटा cos थीटा बोला तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, sin टू थीटा। तो फॉर्मूले को सीधा उल्टा दोनों तरीके से याद कीजिए। तो यहाँ पे देखिए sin टू थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, और दूसरा फॉर्मूला 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब जैसे sin टू थीटा के 2 फॉर्मूलेज है, cos थीटा के 4 फॉर्मूलेज निकल आते हैं। देखिए पहला फॉर्मूला cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। उसी तरह से अगला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और अगला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए गाइस जैसा मैंने आप लोगों को बताया, यूज हमको एज पर सिचुएशन करना है। हम लोग के सिचुएशन में जो फॉर्मूला सबसे अच्छा बैठता दिखा हम लोग उसको बैठा देंगे। अब यहाँ पे इसलिए ये मत पूछिएगा कि सर हम लोग यूज कौन सा करें, किस तरह से करें, क्वेश्चन देख के हमको समझना रहेगा। अब जैसे सीधा याद किए उल्टा भी याद रखना पड़ेगा। जैसे हमारा cos टू थीटा के ये 4 वैल्यूज है, वैसे इनके भी हमारे चारों इसके एक ही कंक्लूजन है, कौन है, cos टू थीटा। अब यहाँ पे अगला वाला हमारा tan टू थीटा। अब tan टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब अगर ध्यान से देखेंगे tan टू थीटा और sin टू थीटा का जो दूसरा वाला फॉर्मूला था बहुत हद तक सेम है, बस यहाँ पे फर्क क्या है, sin टू थीटा में प्लस है और tan टू थीटा में क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर बच्चे लोग याद करते वक्त इसमें माइनस डाल देते, इसमें प्लस डाल देते, आंसर का कबाड़ा हो जाता है। तो इसी वजह से ध्यान में रखिए कि sin टू थीटा में है प्लस और tan टू थीटा में क्या है, माइनस। तो ये हमारे हो गए डबल एंगल फॉर्मूले। और जिस तरह से यहाँ पे डबल एंगल फॉर्मूलेज लगे उसी तरह से यहाँ पे ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेज भी लगते हैं। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले क्या है, sin 3 थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मेरे को पता है फॉर्मूले बड़े पांचट है, लेकिन आप लोगों को लर्न करना मजबूरी है। मैं समझ सकता हूँ त्रास आता है, लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है। अब ये फॉर्मूले याद हो गए ना, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूलेज अगर याद हो गए तो ये कैसे याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर ध्यान से देखेंगे सब मल्टीपल एंगल में sin टू थीटा की ये वैल्यूज है ना,
यहाँ पे साइन थीटा सेम टू सेम वही लॉजिक हो गया, जैसे यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे डबल एंगल का सिंगल एंगल हो गया था, है ना। इधर देखिए हमारा सिंगल एंगल का एंगल हाफ हो गया। अब हमारा साइन थीटा, जैसे यहाँ पे साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इधर साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। जैसे यहाँ पे साइन 2 थीटा का 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन थीटा का 2 tan थीटा बाई 2 अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो सीधा सा लॉजिक है, सेम ही फॉर्मूलेज है, बस यहाँ पे 2 थीटा का जैसे थीटा बनता है, यहाँ पे थीटा का थीटा बाई 2। सेम वैसे ही जैसे कॉस थीटा का था यहाँ पे कॉस थीटा का आ गया, सेम वैसे जहाँ पे tan 2 थीटा का था वैसे tan थीटा का आ गया। अब ये देखिए हमारे सब मल्टीपल एंगल्स है, इसी तरह से मल्टीपल एंगल भी बन सकते हैं। मल्टीपल एंगल कैसा, अगर इन केस मैंने आप लोगों को दे दिया कि चलिए मेरे को बताइए साइन 6 थीटा का फॉर्मूला क्या रहेगा। अब साइन 6 थीटा का फॉर्मूला हम लोग का क्या रहेगा, तो यहाँ पे जैसे हमारा डबल एंगल का सिंगल हो गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सिंगल एंगल का हाफ हो गया, तो इधर 6 थीटा का हाफ हो जाएगा। मतलब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 साइन 6 थीटा का हाफ कितना रहेगा, तो 6 थीटा का हाफ 3 थीटा हो जाएगा। तो अपन लोग लेंगे 2 साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। या फिर यहाँ पे 2 tan 3 थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर 3 थीटा। अगर मैंने आप लोगों को कितना ही बड़ा एंगल दे दिया, अगर मैंने आप लोगों को इमेजिन कीजिए लिख दिया कि tan ऑफ 50 थीटा, अब यहाँ पे देखिए tan 50 थीटा दे दिया है मैंने आप लोगों को, टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है, सेम वही लॉजिक है जैसे हम लोगों ने यहाँ भी यूज़ किए। जैसे हम लोगों को पता है tan 2 थीटा का 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan 50 थीटा। अब यहाँ पे जैसे डबल का सिंगल हो गया तो वैसे यहाँ पे 50 का सिंगल, मतलब यहाँ पे जैसे ये याद रखिए, इससे ज़्यादा इजीली बैठा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे सिंगल का हाफ हो गया तो वैसे यहाँ पे 50 का हाफ कितना होगा 25 थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 tan 25 थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर 25 थीटा। तो इस तरह से हमारा ये भी सॉल्व होता है। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिए किस तरीके से फॉर्मूलेस हम लोग लिख रहे हैं। वैसे तो इसका यूज़ आपको ज़्यादा होगा नहीं, मैक्सिमम आप लोगों का डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल में ही काम हो जाएगा। ये अगर ये वाले फॉर्मूले देखना है ना तो आप लोग को एंट्रेंस लेवल में जब जाएंगे ना तब ये वाले फॉर्मूलेस दिखते हैं, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ बोर्ड्स वगैरह लेवल तक जाएंगे तो ये यहाँ तक के काम सफिशियंट है। अब इसके बाद अगला है सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज। अब सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज में क्या है, तो देखिए इन्हीं जो फॉर्मूलेज है ना, इन्हीं फॉर्मूलेज में से एक आध फॉर्मूलेज को ऐसे हम लोगों ने इधर उधर करके ये निकाल लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। जैसे हम लोगों को यहाँ पे जैसे देखिए कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़े, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पढ़े था। तो इसी फॉर्मूले में से मेरा ये दो फॉर्मूला निकला हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा cos थीटा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़े थे, cos थीटा का फॉर्मूला हम लोगों ने देखे थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखिए माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा उधर गया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस cos थीटा उधर गया माइनस cos थीटा, तो इधर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस cos थीटा उधर गया 1 माइनस cos 2 थीटा। देखिए 1 माइनस cos थीटा का आंसर क्या निकला, 2 साइन स्क्वायर थीटा निकला। 1 माइनस cos थीटा का आंसर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए गाइज ये जो रिजल्ट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। 1 माइनस cos थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं और 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। कभी कभार ये ऐसा भी दिख जाता है साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अब आप में से कोई लोग सोचेंगे सर आपने तो साइन स्क्वायर थीटा का ये भी फॉर्मूला पढ़ाया है, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपने बताया है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, तो दोनों में से कौन सा यूज़ करें, दोनों के गलत है, इनमें से कोई गलत है या कि दोनों के दोनों सही है। देखिए गाइस दोनों के दोनों सही है। अब यूज़ कौन सा करना तो वो आपको कंडीशन के ऊपर से डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन में कौन सा ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा का ये फॉर्मूला ज़्यादा अच्छा बैठ रहा है या ये अच्छा बैठ रहा है, जो अच्छा बैठता है उसको लगाना है। अब देखिए मैक्सिमम टाइम में ना 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन 2 थीटा 1 प्लस साइन 2 थीटा, ये जो है ना तो ये मैक्सिमम टाइम में आप लोगों का स्क्वायर रूट के अंदर में अगर रहा तो ज़्यादातर यूज़ होता है। जैसे अगर इमेजिन कीजिए ये पूरा टर्म मेरा स्क्वायर रूट में है, अब स्क्वायर रूट में है तो हमारा देखिए ये वाला टर्म मेरा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है और हमारा ये बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है। तो अक्सर ये चीज़ें ना हम लोग को रूट के अंदर फंसे मिल जाते हैं, तब हम लोग इसको बिना सोचे समझे ये लगा लेना। कभी भी अगर क्वेश्चन में ये दिख जाए तो ये पुट कर दीजिए, अगर कभी ये दिख जाए तो ये पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है। अब इसके बाद आप बोलेंगे सर ये दोनों तो हम लोग को क्लियर हो गया, जैसे ये 1 माइनस cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा आपने अभी निकाल के बताएं
और उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा वाला का 2 कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से मिलेगा, ये इस वाले से मिलेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस थीटा। इसको अगर इधर उधर करेंगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। अब ये तो सर क्लियर है, ये हम लोगों को समझ गया, लेकिन अपना ये 1 माइनस साइन टू थीटा का ये कैसे बना, 1 प्लस साइन टू थीटा का ये कैसे बना, इसका तो हमको कहीं पर भी दिख नहीं रहा। तो मैं देखिए इसका भी आप लोगों को बताता हूँ। इसका क्या होने वाला है, जैसे अगर मैंने आप लोगों को बोला 1 माइनस साइन टू थीटा का ये कैसे बना, तो देखिए मैं आप लोगों को लिख के बताऊंगा। 1 माइनस साइन टू थीटा, 1 माइनस साइन टू थीटा। अब देखिए साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले थे साइन टू थीटा के, लेकिन यहाँ पे अपन लोग साइन टू थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला बताएंगे, पहला वाला। साइन टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन टू थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखिए सामने में जो 1 है इसका क्या, तो ये जो सामने में 1 है, 1 को मैं कैसे लिखूंगा, तो 1 को मैं लिखूंगा, यहाँ पे देखिए हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, हमने स्टार्टिंग में ही देखे थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे मैं 1 की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, 1 को कन्वर्ट किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में, और साइन टू थीटा को कन्वर्ट किया 2 साइन थीटा कॉस थीटा में। बट बैठा तो सकता है साइन टू थीटा का हम लोग ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला, लेकिन हम लोगों ने क्यों नहीं बैठा है, क्योंकि अगर ये बैठा है तो आप देखिए ये मेरा फॉर्मूले में कन्वर्ट होते दिख रहा है। कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट होते दिख रहा है, तो ध्यान से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ए के जगह में कौन है साइन थीटा, बी के जगह में कौन है कॉस थीटा, और यहाँ पे बीच में कौन था माइनस, और इसका क्या होल स्क्वायर, बन गया ये फॉर्मूला। उसी तरह से जैसे माइनस के लिए हुआ, सेम टू सेम लॉजिक प्लस के लिए भी लगाएंगे, तो इसी तरह से हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसी वजह से फॉर्मूलेस को ध्यान में रखिए, कंडीशन देख के हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है, और ये भी हम लोगों को मैक्सिमम टाइम तभी लगाना है जब हमारा स्क्वायर रूट के अंदर दिखता हो। अगर ये चीज़ स्क्वायर रूट के अंदर दिख गया तो बिना सोचे समझे डायरेक्टली ये डाल दी कि स्क्वायर रूट कैंसिल होकर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है ये दोनों, और इसी के मदद से देखिए जैसे हमारा 2 थीटा का थीटा बन गया, इधर थीटा का थीटा बाई 2, थीटा का थीटा बाई 2, थीटा का थीटा बाई 2, सेम वही फॉर्मूला है जैसे यहाँ पे 2 थीटा का थीटा बनता है, यहाँ पे थीटा का क्या बन जाता है थीटा बाई 2। तो ये हमारे फॉर्मूलेज हैं मल्टीपल एंगल के। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है हमारे कैलकुलस पोर्शन के लिए। देखिए मैं जो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज बता रहा हूँ ना, इन फॉर्मूलेज का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कहीं पर भी टपक जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। आप लोगों का कोई भी चैप्टर बोलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से तो ट्रिग्नोमेट्री में ही आएगा, आप जिस भी चैप्टर का नाम ले लेंगे उसके अंदर अचानक से घुस के आ जाएगा। तो इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्री को ना पूरे के पूरे लेसन के लिए पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए पढ़ना है। ये फॉर्मूलेस हम लोग को हर चैप्टर में काम आने वाला है, हर चैप्टर में, और सबसे ज्यादा अगर काम आएगा ना तो वो आएगा कैलकुलस क्वेश्चन में। आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में उतना काम नहीं आएगा जितना आपको कैलकुलस वाले जो चैप्टर्स है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उनमें काम आएगा। तो इसी वजह से गाइस बहुत अच्छे से याद करके रखिए। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस अभी हम लोग आगे के फॉर्मूले देखते हैं। अब देखिए अगला वाला फॉर्मूला क्या है, बोले कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। अब देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्योर वही रट्टाफिकेशन वाला काम है। यहाँ पे भी रट्टाफिकेशन, यहाँ भी रट्टाफिकेशन, यहाँ भी रट्टाफिकेशन, पूरा का पूरा रट्टाफिकेशन वाला फॉर्मूला रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड एंगल में क्या होता है, यानी कि एंगल को हम कंपाउंड कर रहे हैं, मतलब एंगल्स को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। जैसे अगर हमारे पास साइन है, उसके अंदर अगर दो एंगल्स को मैंने ऐड किया, मतलब साइन ए प्लस बी, तो फॉर्मूला हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर मैंने लिखा साइन ए माइनस बी तो क्या रहता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब देखिए प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस, नहीं तो फॉर्मूला दोनों के दोनों पूरा क्या है, सेम है। वैसे ही अगर मैंने बोला कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगर मैंने कॉस ए माइनस बी बोला तो उसका फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे देखिए साइन उल्टा है, प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस। यहाँ पे देखिए कॉस वाले पे पहले दो कॉस फिर बाद में दो साइन। इधर देखिए अगर हम साइन वाले की बात करें तो साइन कॉस कॉस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न याद रखिए, आपका ऑटोमेटिकली फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब अगला देखिए tan a प्लस बी। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सही बताओ तो इन चारों से ज़्यादा तो ये दोनों लग जाते हैं। यहाँ पे क्या बोले tan a प्लस बी का फॉर्मूला,
tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब देखिए ये जो पैटर्न है ना, ये आपको कई बार देखेंगे और शायद देखे भी होंगे आपने इसके पहले भी। tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अगर प्लस है तो ऊपर में प्लस, नीचे में माइनस। और वैसे ही tan a माइनस b का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a इंटू tan b। अगर इधर माइनस है तो इधर माइनस और नीचे में क्या रहेगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस वाले पे ऊपर प्लस, माइनस वाले पे ऊपर माइनस। तो इतना इस तरह से ध्यान में रखिए। ये हमारे हो गए कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले, और वही बात प्योर रट्टाफिकेशन। अब इसका मतलब रट्टा ही मारना पड़ेगा, सीधा भी कीजिए और साथ ही साथ उल्टा भी कीजिए। फॉर्मूले याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप सिर्फ सीधा सीधी लर्न कर देंगे तो काम नहीं होगा, आपको सीधा उल्टा दोनों तरीके से बताते आना चाहिए। अगर मैंने आपको बोला साइन ए प्लस बी तो आपको पट से बताते आना चाहिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर मैंने आप लोगों को बोला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का वैल्यू क्या होता है तो आपको पट से बताने आना चाहिए कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूले इस तरह से आपको सीधा उल्टा दोनों तरीके से याद रखना है। अगला क्या है हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। और फैक्टराइजेशन फॉर्मूला क्या है तो यहाँ पे देखिए, सॉरी डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब डिफैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन फॉर्मूले क्या होते हैं तो फैक्टर्स निकालना आप लोगों ने ऑलरेडी मैथ्स में किए हो, 9th 10th क्लास 8th क्लास में भी शायद किए थे। तो फैक्टराइजेशन मेथड करके हमारे पास एक मेथड था, यानी कि वहाँ पे जब हमारा इक्वेशन प्लस माइनस वाले इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले को जब हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना तो वो फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, और अगर मल्टीप्लाई वाले को वापस से एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करना मतलब वो क्या हो जाता है, डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले में क्या बोले, अगर यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है और उसका जो रिजल्ट आ गया देखिए किस में आ गया, प्लस माइनस में, यानी मल्टीप्लाई वाले प्लस माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से हम लोग उसको डिफैक्टराइजेशन बोल रहे हैं। और यहाँ देखिए प्लस माइनस वाले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसी वजह से इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला कहते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले की बात करें, सबसे पहले 2 sin a cos b। अब 2 sin a cos b यहाँ पे देखिए हर फॉर्मूले के आगे में 2 है। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या है, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। आप लोगों को इसको पूरा अच्छे से रट्टा मारना पड़ेगा। इसके बाद 2 cos a sin b का फॉर्मूला क्या है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये दोनों के दोनों पूरा वही सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले sin बाद में cos रहा था बीच में प्लस, पहले कॉस बाद में साइन रहा तो बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। वैसे ही अगर 2 cos a cos b बोला तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो 2 cos a cos b में cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। और वही 2 sin a sin b पे क्या होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। अब यहाँ पे देखिए ये जो साइन वाला है ना, ये जो आखिरी वाला, ये थोड़ा सा बेईमान फॉर्मूला है, क्योंकि बाकी के तीनों तो चलो अपना पहले प्लस बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस चल रहा था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे साइन ए साइन बी वाला, तो यहाँ पे उल्टा हो गया, पहले आया माइनस बाद में आया प्लस। तो ये थोड़ा फॉर्मूला अलग है, इसी वजह से आप डिफैक्टराइजेशन में पहले के 3 तो हो जाएंगे, ये चौथे वाले को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले के 3 बच्चे लोग लिख लेते हैं लेकिन चौथे वाले पे अक्सर गलतियां करते दिख जाते हैं। अब इसी के बाद अगला क्या है, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। अब फैक्टराइजेशन फॉर्मूला जैसे मैंने बताया प्लस माइनस अगर रहा तो उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या बोले, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। अब देखिए इनका यूज़ नहीं किया हम लोग, जब एंट्रेंस लेवल में करते हैं ना CET या फिर JEE का प्रिपरेशन, तब इन फॉर्मूलेस का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अभी हम लोग बोर्ड्स में तो इसका यूज़ थोड़ा सा कम ही है, बट लर्न करके रखना है, कभी भी यूज़ हो जाता है कभी कभार। अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। अब इसके बाद अगला साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 cos c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पे देखिए सेम वही लॉजिक हो गया, दोनों साइन तो फिर यहाँ प्लस में रहा तो फिर यहाँ पे कैसे, पहले साइन बाद में कॉस। और यहाँ पे जब साइन और साइन दोनों के दोनों माइनस में था तो पहले कॉस बाद में क्या आ गया, साइन आ गया। तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के याद करना पड़ेगा। अगला cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या है, तो cos c प्लस cos d में 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। अब यहाँ पे दोनों cos तो इधर भी क्या आ गया, दोनों cos। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों cos पे अगर बीच में माइनस रहा, दोनों के दोनों क्या आते हैं, साइन आते हैं। लेकिन ये वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अजब गजब फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे भी लास्ट फॉर्मूला थोड़ा अलग था,
इधर भी लास्ट फार्मूला थोड़ा सा अलग ही है। यहाँ पे भी क्या होता है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे cos c माइनस cos d में माइनस सामने में आ गया, जैसे बाकी एक के भी सामने माइनस था क्या, नहीं, इसके सामने में क्या आ गया, माइनस आ गया। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला -2 sin c प्लस d/2 sin c माइनस d/2। लेकिन अगर बोलते होगे सर हमको माइनस नहीं लिखना, तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, ये पहले वाले तो पूरे सेम, लेकिन ये साइन वाले का c माइनस डी की जगह में क्या हो जाएगा, d माइनस सी हो जाएगा। तो अगर आपको माइनस सामने नहीं देना तो c माइनस डी की जगह में क्या करना पड़ेगा, d माइनस सी करना पड़ेगा। और इस तरह से हमारा फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी होता है कंप्लीट। देखिए गाइज, मैंने आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके किस तरह से आया है ये सब मैंने कुछ नहीं बताया। फैक्टराइजेशन की मदद से डिफैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन की मदद से फैक्टराइजेशन, ये सब हम लोग प्रूफ में देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली अभी वो देखने का टाइम नहीं है। अपन लोग इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे अपन लोग एक एक करके पूरे के पूरे हम लोग फॉर्मूलेस को प्रूफ करेंगे। अभी बस हमारे पूरे फॉर्मूलेस का एक बंच बन रहा है जहाँ पे अपन लोग पूरे के पूरे फॉर्मूलेस एक साथ देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारा अगले कुछ फॉर्मूलेस हो गए, कंपाउंड एंगल, डिफैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन। तो चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग हमारे आगे के फॉर्मूलेस देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला वाला टॉपिक क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने आप लोग को इमेजिन कीजिए एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा का वैल्यू कितना, मैंने कुछ तो बोल दिया x, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू x है। अगर साइन मेरा इधर से उधर चला गया, मतलब साइन ने अपने एंगल को छोड़ के इस तरफ से उस तरफ चला गया, तो ये मेरा किस तरह से दिखने लगेगा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। मतलब जब भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल को छोड़ के इस तरफ से उस तरफ चला गया, तो ये देखिए मेरे किसके फॉर्म में आ गया, इनवर्स के फॉर्म में आ गया। और जैसे ये इनवर्स के फॉर्म में आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलेंगे। जैसे मैं आप लोग एक और एग्जांपल देता हूं। अगर इमेजिन कीजिए मैंने लिखा कि साइन π/6 का वैल्यू कितना होता है, तो हमको पता है साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2 होता है, ठीक है। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए साइन इस तरफ का उस तरफ चला गया, मतलब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बन गया, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होगा हमारा, π/6 रहेगा। तो ये हमारा तरीका होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब यहाँ पे देखिए अगर मैंने आप लोगों को कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे अगर मैंने आप लोगों को बोल दिया कि चलिए मेरे को बताइए कि साइन इनवर्स 1/√2 का वैल्यू कितना, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कितना होता है, साइन का वैल्यू 1/√2 कब आता है, तो साइन का वैल्यू 1/√2 आता है π/4 पे, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, π/4। अगर मैंने आप लोग इमेजिन कीजिए बोला tan इनवर्स कुछ तो भी बोल दिया 0, अब इसका वैल्यू बताइए, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा tan का वैल्यू 0 कब आता है, तो हमको पता है tan का वैल्यू 0 पे आता है, तो हम लोग सीधा सीधे लिखेंगे इसका आंसर क्या रहेगा 0। अगर इमेजिन कीजिए मैंने आप लोगों को बोल दिया कि चलिए बताइए cos का वैल्यू कितना बोल दूं मैं, √3/2 कब आता है, तो cos का वैल्यू √3/2 कब आता है, तो हमें को पता है cos का वैल्यू √3/2 π/6 में आता है, तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे, π/6, cos इनवर्स √3/2 है। तो ये देखिए ये हमारा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट। अब इस चीज को थोड़ा सा याद रखिए। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। अब डोमेन और रेंज क्या होता है, तो जैसे अगर हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो इसका डोमेन किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे जो एंगल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। और इसके जो वैल्यू होता है, मतलब ये साइन थीटा का जो वैल्यू निकलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। वैसे ही अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को लिखे तो इसको कैसे लिखते हैं, जैसे y sin इनवर्स x लिखेंगे, या फिर y cos इनवर्स x, y tan इनवर्स x। तो ये जो होता है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि यहाँ पे डोमेन और रेंज क्या है, तो ये साइन इनवर्स के अंदर वाला जो रहता है इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन, ये जो हो गया ये हमारा रहेगा डोमेन। और ये जो बाहर वाला होता है, मतलब ये पूरा साइन इनवर्स x का जो वैल्यू रहेगा, मतलब ये पूरे का वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ये पूरे का वैल्यू जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रेंज, और ये जो x का वैल्यू है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज का कंसेप्ट पढ़ेंगे। अब देखिए गाइस, ये जो कंसेप्ट है ना, ये सबसे ज्यादा आपको कैलकुलस पोर्शन में यूज होने वाला है 12th क्लास के मैथ्स में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैलकुलस पोर्शन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काफी ज्यादा यूज है। आप चाहे फिर उसको डिफरेंशिएशन में बोले या फिर आप इंटीग्रेशन में बोलिए। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डोमेन और रेंज लिखने वाले हैं। अब डोमेन और रेंज कैसा, तो
तो यहाँ पे आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज पढ़े थे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज किस तरीके से था। अब देखिए जैसे साइन थीटा का रेंज हमने पढ़े थे -1 से 1 तक उसका वैल्यू आता है। अब देखिए ये जो x है ये मेरा साइन इनवर्स के अंदर में चला गया, मतलब जो इसका रेंज था वही अब इसका क्या बन गया, डोमेन बन गया ना। तो जैसे हम लोगों का जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज हुआ करता था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वही उसका क्या बन जाता है, डोमेन बन जाता है। तो अगर मैंने यहाँ पे बोला आप लोगों को कि y = sin इनवर्स x का डोमेन बताइए, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि sin x का वैल्यू हमारा कहाँ से कहाँ तक था, तो sin थीटा का वैल्यू हमारा जैसे -1 से 1 तक था, तो इधर x का वैल्यू भी हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, -1 से 1 तक, इंक्लूडिंग दैट नंबर। मतलब वहाँ पे -1 और 1 खुद भी इंक्लूड होता है, इसीलिए मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे हमको पता है sin x का जो हमारा रेंज था, cos x का भी वही रेंज था, तो sin इनवर्स का जो डोमेन है cos इनवर्स का भी सेम वही डोमेन रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 से लेकर 1। अगर tan और cot की बात करें तो हम लोगों ने देखे थे कि tan और cot जो है वो पूरा का पूरा नंबर लाइन को कैरी करता है, मतलब वहाँ पे ऑल रियल वैल्यूज जो होते हैं वो हमारा tan और cot का रेंज रहता है। लेकिन यहाँ पे इनवर्स के लिए बोले तो इनवर्स में क्या रहेगा, जो tan और cot का डोमेन था, मतलब रेंज था, वही इसका क्या बन गया, डोमेन बन गया। तो हम लोग लिखेंगे tan और cot का रेंज हमारा क्या होने वाला है, डोमेन क्या होने वाला है, तो हम लोग लिखेंगे ऑल रियल वैल्यूज हमारा क्या रहेगा, इसका डोमेन रहेगा। अब उसके बाद अगला कौन है, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स। अब इसमें भी कोई टेंशन नहीं लेना, जो हम लोगों ने पहले किए थे। जैसे सेक और कोसेक का हमारा रेंज कैसा था, तो सेक और कोसेक का रेंज हम लोगों को पता है ऑल रियल वैल्यू होता था, एक्सेप्ट किसको छोड़ देते थे, -1 से 1 तक का जो वैल्यू है उसको छोड़ के। तो सेम यहाँ पे भी उसका डोमेन वैसे रहेगा, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट किसको छोड़ के, यहाँ पे तो -1 से 1 तक के वैल्यू को छोड़ के। कोसेक में भी सेम वैसा ही रहेगा, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट किसको, -1 से 1 तक को छोड़ के। तो ये जो हो गया इसका क्या निकल गया, डोमेन। लेकिन अब बात करते हैं रेंज की, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है इसका रेंज, मतलब इसका अब बोलेंगे जैसे इसका डोमेन इसके रेंज से मैच हो गया इनवर्स के, लेकिन इसका रेंज इसके डोमेन से मैच नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज था वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या बन गया था, डोमेन बन गया था। बट ये जरूरी नहीं है कि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डोमेन हो वही हमारे इनवर्स का रेंज हो। यहाँ पे इनवर्स का रेंज हमारा थोड़ा सा अलग तरीके से होता है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक ऐसा एक्सिस वाला सिस्टम बना दिया, हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। अब देखिए हम लोग इसका रेंज की अगर बात करें तो रेंज को याद करने के लिए एक बढ़िया सा तरीका है। देखिए हम लोग इस तरह से ग्राफ याद रखेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए 0 π/2 पाई, और यहाँ पे 3π/2 ना लेके मैं उल्टा घूमा। यहाँ पे अगर 0 है तो हमको पता है 90 डिग्री पॉजिटिव साइड में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो यहाँ पे π/2, और अगर वही क्लॉकवाइज घूमे तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, -π/2। तो यहाँ पे देखिए 0 π/2 पाई, और ये कितना हो गया मेरा, -π/2 हो गया। इसको आप 270 यानी 3π/2 भी बोले तो भी गलत नहीं है, सही है। लेकिन हम लोग जब रेंज की बात करते हैं तब यहाँ पे उल्टा जाना पड़ता है हमको थोड़ा सा, तो इसी वजह से हमने इसको -π/2 बोले। अब अगर मैंने रेंज की बात किया तो साइन इनवर्स, कॉस, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन तीनों का रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। ध्यान में रखिए साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का जो रेंज है वो मेरा क्या रहता है, -π/2 से π/2 तक। वही अगर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का रेंज की बात करें तो वो हमारा कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से π तक। अब इसको लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, मतलब हम लोग ऑल 0 से π तक होता है ऐसा भी नहीं बोल सकते, थोड़ा फर्क चेंज है। जैसे साइन, टैन, कोसेक का हमारा -π/2 से π/2 तक ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज के साथ, यानी इन तीनों में थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजेस है। वैसे कॉस, कॉट और सेक का रेंज 0 से π तक ही है, लेकिन तीनों में माइनर से चेंजेस है। अब चेंजेस कैसे, तो देखिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ, अगर मैंने साइन इनवर्स एक्स की रेंज की बात किया तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज हमारा क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे ऑल वैल्यूज फ्रॉम -π/2 से लेकर कहाँ तक, π/2 तक। यानी साइन इनवर्स का रेंज जैसे मैंने बोला -π/2 से π/2 तक ऑल वैल्यू लेगा, इंक्लूडिंग दैट वैल्यू 2, यानी -π/2 और π/2 को भी इंक्लूड करके। वही अगर हम लोगों ने tan इनवर्स x के रेंज की बात की तो वहां पे क्या रहेगा, तो हमारा tan इनवर्स x का रेंज भी -π/2 से π/2 तक ही लेगा, लेकिन एक छोटा सा ट्विस्ट है उसके पास, -π/2 से π/2 तक तो ले रहा है, लेकिन एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, मतलब वो हमारे इसके अंदर के पूरे वैल्यूज लेगा, लेकिन -π/2 और π/2 को खुद नहीं ले सकता। तो ये बात ध्यान में रखने लायक है कि साइन हमारा -π/2 से π/2 तक ऑल वैल्यूज ले रहा है, इंक्लूडिंग दैट नंबर।
अगर हमने tan इनवर्स की बात की है तो हमारा -π/2 से π/2 तक ऑल वैल्यू ले रहा, लेकिन उस नंबर को छोड़ के। और वही अगर कोसेक की बात करें तो कोसेक में कैसा रहता है हमारा, -π/2 से π/2 तक ये भी ले रहा है, बट यहाँ पे क्या करेगा वो, -π/2 से π/2 तक पूरी वैल्यू लेगा इंक्लूडिंग दैट नंबर, बट किसको छोड़ देगा, वो 0 वाले को छोड़ देगा। किसको छोड़ देगा, 0 को छोड़ के। तो ये बात ध्यान में रखिए कि तीनों का रेंज भले -π/2 से π/2 तक है, बट साइन हमारा इंक्लूड कर रहा है उस नंबर को, tan हमारा एक्सक्लूड कर रहा है उस नंबर को, और कोसेक हमारा इंक्लूड तो कर रहा है उस नंबर को, लेकिन उसके बीच में एक वैल्यू को उसने छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया, 0 को छोड़ दिया। सिमिलरली हमारा कॉस कॉट सेक का भी वैसा ही होता है। कॉस कॉट सेक में कैसा रहता है, जैसे कॉस अगर बात करें तो कॉस हमारा क्या करेगा, -π/2 से 0 से लेकर पाए, कॉस कॉट सेक का 0 से पाया था, तो हम लोग लिखेंगे 0 से लेकर पाए तक वो वैल्यू लेगा और ऑल वैल्यूज को वो पकड़ने वाला है। ठीक है, अगर हम लोगों ने कॉट इनवर्स के लिए बोला तो यहाँ पे भी कैसा रहेगा, वो 0 से पाए तक ऑल वैल्यूज लेगा, लेकिन 0 और पाई को छोड़ के। जैसे tan ने हमारा -π/2 को छोड़ दिया था, इसने भी 0 से पाई तक के पूरे वैल्यूज लिया, लेकिन उन वैल्यू को छोड़ दिया। और उसके बाद अगर सेक की बात करें तो सेक में क्या होता है, तो सेक में हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा जैसे 0 से पाई तक पूरा का पूरा वैल्यू देगा इंक्लूडिंग दैट वैल्यूज 2, बट वहाँ पे छोड़ किसको देगा, वो π/2 को छोड़ देगा। जैसे कोसेक ने मेरा 0 को छोड़ा था, वैसे ही यहाँ पे सेक मेरा किसको छोड़ देगा, π/2 को छोड़ देगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेकर पाई तक पूरे के पूरे वैल्यूज रहेंगे, बट वो किसको छोड़ देगा, π/2 को छोड़ देगा। तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन और रेंज हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अब देखिए गाइज, मैंने आप लोगों को बस ऊपर से ओवरलुक करवाया है। अगर आप लोगों को जानना है ये एग्जैक्टली कैसे आता है, किस तरीके से बनता है, तो उसके लिए आप लोगों को पूरा का पूरा डिटेल में इसको बताना पड़ेगा, जहाँ पे हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। या फिर अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज किस तरीके से आता है, तो इसके ग्राफ वगैरह का डेडिकेटेड वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसका आपको जरूरत ना जेई जब पढ़ते हैं ना, तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप लोगों को चाहिए होगा ना, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल मैं आप लोगों को इसके लिए एक डेडिकेटेड अलग सा वीडियो निकाल के दूंगा जरूर। तो अभी फिलहाल हम लोग बस थोड़ा थोड़ा ऊपर से ओवरलुक कर रहे हैं, बेसिक चीज हम लोग समझ के रख रहे हैं, बट कौन सा चीज यहाँ पे क्यों आया ऐसा, जैसे मैथ्स वाले बच्चों को जनरली ऐसे ये रहता है कि क्यों आया है ये, तो क्यों आया है, कैसे आया है। तो ये सब चीजों का अगर आंसर चाहिए होगा तो इसके लिए आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा जरूर। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन बताऊंगा जरूर। तो चलिए गाइस, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे का देखते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम लोग हमारे आगे के फॉर्मूलेस देखते हैं। अभी हम लोगों ने जैसे देखे थे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, उसको लिखने का तरीका कैसा रहता है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। अभी हम लोग उसके बेस के कुछ फॉर्मूलेस देखने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कैलकुलस पोर्शन में बहुत ज्यादा लगता है। यहाँ पे देखिए, सिर्फ कैलकुलस पोर्शन ही नहीं, बाकी चैप्टर्स में भी लगेगा, बट कैलकुलस में थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग का क्या बोले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब यहाँ पे ये पूरे के पूरे फॉर्मूलेस हमारे क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला क्या बोले, हमको बोले साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी कि अगर साइन इनवर्स के अंदर में साइन ऑफ समथिंग है तो हमारा साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाके वो अंदर वाला जो एंगल है वही हमारा वैल्यू आ जाएगा। जैसे अगर मैंने आप लोग को इस तरह से लिखा कि साइन इनवर्स, यहाँ पे साइन π/4 लिखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन इनवर्स साइन मेरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, हमारा π/4। सीधा सा लॉजिक है, मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स साइन क्या हो जाता है, कैंसिल। और वैसे ही अगर हमारा साइन ऑफ साइन इनवर्स x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इनवर्स बाहर हमारा नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा, तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कौन, हमारा x होगा। अब देखिए, ये मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कैंसिल होगा, आप अगर सॉल्व करके देखना चाहते हो तो सॉल्व करके भी देख सकते हैं। जैसे मैं आप लोग को एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हम लोगों को पता है साइन π/4 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। हम लोग को बहुत अच्छे से पता है कितना होता है, साइन इनवर्स साइन π/4 का वैल्यू 1/√2। अब हम लोग को पता है साइन का वैल्यू, साइन इनवर्स 1/√2, तो अब मेरे को पता है साइन का वैल्यू 1/√2 कब आता है, तो साइन का वैल्यू 1/√2 आता है हमारा π/4 पे, तो हम लोग इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, π/4। और ये देखिए आंसर आ गया, यानी साइन इनवर्स साइन को हम लोगों ने जब सॉल्व किया तो ये कैंसिल होकर हमारा बचा कितना, π/4। यही कंसेप्ट यहाँ पे बोले। यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, थीटा। वैसे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x अगर रहा तो कॉस इनवर्स कैंसिल होकर बचेगा कौन, x। tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, थीटा। और tan ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स कैंसिल होकर बचेगा कौन, x। वैसे ही हमारा कॉट के साथ भी होगा, और वैसे ही हमारा सेक के साथ ही होगा, और वैसे ही हमारा
सेम टू सेम किसके साथ होगा, कोसेक के साथ भी होगा। ये रफ वर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा कुछ बेसिक चीजें हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए अगला जो सेट है, यहाँ पे क्या बोले 7 से लेकर 12 तक। अब यहाँ पे क्या बोले साइन इनवर्स कॉस थीटा हो गया। अब देखिए साइन इनवर्स कॉस थीटा, पिछले बार साइन इनवर्स साइन था तो हम लोगों ने साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करके थीटा बाहर निकाल दिए थे, बट इस बार देखिए साइन इनवर्स कॉस है, इस बार डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम लोगों ने अलाइड एंगल पढ़े थे, अलाइड एंगल में जरा बताइए मेरे को साइन 90 माइनस थीटा पे क्या होता है। अब जरा सोचिए 90 माइनस थीटा, थोड़ा सा ये रिकॉल कीजिए किस तरह से करे थे। 90 माइनस थीटा मेरे को पता है कौन से क्वाड्रेंट पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ऑल पॉजिटिव मतलब साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। और हम लोगों को बताया 90 मेरा क्या करवाता है, चेंज, तो साइन 90 माइनस थीटा पे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर कॉस थीटा लिखा है तो मैं उसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। 90 बोले तो कितना होता है, π/2। और मेरे को बताइए अब मेरा साइन इनवर्स साइन हो गया ना, तो साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, π/2 माइनस थीटा। अब उसके बाद अगला वाला देखिए वैसे ही सेम कॉस इनवर्स साइन थीटा दिख रहा है, तो हम लोग का कॉस इनवर्स साइन, साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कॉस इनवर्स कॉस हमारा सेम हो गया, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, 90 माइनस थीटा। सेम चीज हमारा tan इनवर्स कॉट के साथ भी हो सकता है कि tan इनवर्स कॉट आ गया तो मैं कॉट को अलाइड एंगल लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा, कॉट बोले तो tan 90 माइनस थीटा, क्योंकि हमको पता है tan 90 माइनस थीटा का वैल्यू ही कॉट थीटा होता है। tan इनवर्स tan कैंसिल, बचा कौन, 90 माइनस थीटा। इधर कॉट इनवर्स tan थीटा का वैल्यू हम लोग को क्या होगा, तो tan थीटा को हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट इनवर्स कॉट कैंसिल, बचेगा कौन, π/2 माइनस थीटा। सेम सेक के साथ भी सेक इनवर्स कोसेक थीटा, तो कोसेक को हम लोग क्या लिखेंगे, सेक 90 माइनस थीटा, सेक इनवर्स सेक कैंसिल 90 माइनस थीटा। और कोसेक इनवर्स सेक थीटा, सेक को हम लोगों ने क्या लिखे, कोसेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक इनवर्स कोसेक हमारा कैंसिल, बचेगा कौन, 90 माइनस थीटा। सेम फॉर्मूले से ना गाइस, यहाँ पे हम लोगों का क्या था, सेम चल रहा था तो हमारा डायरेक्ट कैंसिल हो गया। इधर हमारा सेम नहीं था तो पहले अलाइड एंगल लगा के सेम बनाए और उसके बाद कैंसिल करके जो निकला वो हमारा वैल्यू। हम लोग इसका यूज करेंगे, देखेंगे जब एक्सरसाइज वगैरह करेंगे ना, तब हम लोग को इसका काफी ज्यादा यूज होगा 12th क्लास के मैथ्स में, तब हम लोग देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला सेट के फॉर्मूले क्या है हमारा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अब देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर इमेजिन कीजिए इनवर्स में यहाँ पे वैल्यू सेम है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं इसका वैल्यू कितना होगा, π/2। सेम उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, यहाँ पे देखिए अंदर वाले वैल्यूज हमारे क्या है, सेम है, तो ऐसे में इन दोनों का सम में क्या होता है, π/2। और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x का वैल्यू भी कितना हो जाता है, π/2। इसके ऊपर से हमारे पास एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सा कैलकुलस में कि एक ऐसे x बोले तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो ऐसे बड़ा सा वैल्यू है, इसके अंदर भी बड़ा सा वैल्यू है, मतलब बड़े फंक्शन दिखते हैं, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम होते हैं और हम लोग को बोलते हैं डेरिवेटिव करने। नॉर्मल डेरिवेटिव करने के तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम लोग का जैसे ये फॉर्मूला लगाते हैं पट से हमारा आंसर आ जाता है, तो और उसके बाद डेरिवेटिव एकदम सिंपल हो जाता है। मेरे को पता है कुछ नहीं समझ रहा होगा, जिसको डेरिवेटिव पता है थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन नॉर्मली आप समझ जाइए कि फॉर्मूलेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को फॉर्मूलेस लर्न रहेगा तो आप लोगों को बड़ा हेल्प मिलने वाला है जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला सेट के फॉर्मूलेस क्या बोले कि साइन इनवर्स एक्स अगर है, तो अगर मैंने अंदर वाले फंक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया तो रेसिप्रोकल करने पर मैं साइन इनवर्स मेरा क्या हो जाता है, कोसेक इनवर्स हो जाता है। सीधा सा लॉजिक है कि अंदर वाले फंक्शन का रेसिप्रोकल किए तो साइन इनवर्स बन जाता है कोसेक में, और वही से कोसेक इनवर्स एक्स में एक्स को अगर मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो कोसेक इनवर्स बन जाता है साइन इनवर्स। सीधा सा लॉजिक। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स में वैसे ही बनता है। जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स में अगर मैंने अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दिया तो कॉस मेरा कन्वर्ट हो जाएगा सेक इनवर्स में, और अगर सेक इनवर्स के अंदर वाला एक्स को मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो सेक मेरा इनवर्स हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। यहाँ पे tan इनवर्स एक्स को अगर रेसिप्रोकल कर दिया तो वो बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स, और अगर कॉट इनवर्स एक्स में एक्स का रेसिप्रोकल कर दिया तो वो मेरा कन्वर्ट हो जाएगा tan इनवर्स 1/x में। तो यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। सिंपल सा फॉर्मूले है कि अंदर वाले का अगर रेसिप्रोकल कर दिए तो यहाँ पे साइन का होता है कोसेक, कोसेक का होता है साइन, कॉट का होता है सेक, सेक का होता है कॉट, टैन का होता है कॉट और कॉट का होता है टैन। एक्चुअली इनवर्स होता है, मैं बोल नहीं रहा हूँ। अब इसके बाद अगला क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर यहाँ पे हमारा वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पिछले बार जैसे हम लोगों ने देखे थे यहाँ पे हमारे अंदर वाले वैल्यू सेम थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे sin इनवर्स x cos इनवर्स x, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स में π/2 होता है, tan कॉट में π/2, सेक कोसेक में π/2, लेकिन कंडीशन क्या है, अंदर वाले वैल्यूज इनके क्या होने सेम।
यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा सेम है, लेकिन अंदर के वैल्यू हमारे क्या है, अलग है। अगर ऐसा रहा तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पे देखिए प्लस था तो ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, माइनस था तो ऊपर में माइनस नीचे में प्लस। ऐसा लगता है कि ये क्या यूज होगा कि नहीं कभी, लेकिन बहुत ज़्यादा यूज होता है गाइस। बहुत अच्छे से याद रखिए आप लोग, अगर बोर्ड्स लेवल देखें, एमएसटी सीईटी लेवल देखें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। और इवन कि जेई में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ये आया कैसे ये भी पता होना चाहिए। अब देखिए पूरे के पूरे फॉर्मूले के प्रूफ है, आया कैसे, कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। लेकिन ये सब चीज़ें ना आप लोगों को जब बोर्ड या फिर हम लोग सीईटी वगैरह करते हैं ना, तो उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। आपको बस ये पता रहा ना, तो आप कभी भी कहीं पर भी बोर्ड और सीईटी में तो नहीं फंसने वाले। आपको अगर ये चीज़ें पता है तो आप, मेरी गारंटी, आप कभी भी कहीं पर भी नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर आप लोग जेई लेवल करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे इनके आया कैसे वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखिए इसके लिए प्रूफ का डेडिकेटेड वीडियो बनता है, कोई ज़रूरत नहीं अभी फिलहाल बनाने की, जब बनाएंगे तब आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर आप लोगों का अच्छा खासा रिस्पांस दिखता है तो मैं बिल्कुल इसके वीडियो बना के बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से इसका प्रूफ होता है। तो चलिए गाइस अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। देखिए गाइज यहाँ पे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम फॉर्मूलेज देख लिए। यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूलेज देखे ये 11th क्लास से निकला हुआ है मैक्सिमम, और 12th क्लास से कुछ फॉर्मूलेज निकले हुए हैं। लेकिन यहाँ पे 12th क्लास का कंप्लीट फॉर्मूलेज नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने 12th क्लास के उतने ही फॉर्मूलेज देखे जिन फॉर्मूलेज की मदद से आप लोग कोई भी चैप्टर में कभी फंसेंगे नहीं। लेकिन अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करना जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलेज मिलेंगे, जैसे साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रिंसिपल सोल्यूशन कंसेप्ट, जनरल सॉल्यूशन का कंसेप्ट। उसके बाद आप लोगों को हाफ एंगल फॉर्मूला मिलेगा, नेपियर्स एनालॉजी मिलेगा, और ऐसे भी हमारे पास कुछ और फॉर्मूलेज मिलने वाले हैं। तो जिन फॉर्मूलेज के बिना आप लोग ट्रिग्नोमेट्री पर्टिकुलर चैप्टर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए अगर ये आप लोग सोचते होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के लिए है, तो बिल्कुल अगर ये फॉर्मूलेज हमारे पूरे के पूरे चैप्टर्स के लिए इंक्लूडिंग ट्रिग्नोमेट्री 2। बट अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री करना है तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए स्पेशली मैं एक बेसिक्स वाला लेक्चर बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों को बाकी के जो रिमेनिंग बेसिक्स वाले पार्ट है वो मिल जाएंगे। तो आप जरूर से उसको एक्स्ट्रा का देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा एफर्ट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए। और गाइस अगर आप लोगों को 12th क्लास के बोर्ड्स के रिमेनिंग लेक्चर्स देखने होंगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।